में विफल रही थी। वह केवल एक आंतरिक शिष्या बनने में सफल रही। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी सपने देख सकती हूँ। एल्डर रेन जैसे महान व्यक्ति के लिए केवल एक ही पत्नी होना आवश्यक नहीं है। एल्डर झांग उनकी मुख्य पत्नी हो सकती है और मैं उनकी दूसरी पत्नी। सपने देखते रहो। दोनों को पता था कि हितेश वह आसमान है जिसे वह एक अभी छू नहीं सकते। वे न तो इतनी प्रतिभाशाली थी कि उनकी शिष्या बन सकें, न ही इतनी सुंदर कि उनकी पत्नी बन सकें। दोनों लड़कियों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई आसमान में खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा है। शियू यंग के चेहरे पर उस समय उदासी छा गई जब उसने सुना कि हितेश और झांग वे आदर्श जोड़ी हैं। वह जानती थी कि यह सिर्फ इन लड़कियों की कल्पना है, लेकिन फिर भी उसे इस कल्पना से नफरत थी। सिर्फ इस ख्याल से ही उसे गुस्सा आ जाता था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थीं कि खून बहने लगा था। खून की छोटी छोटी बूंदें आसमान से गिर रही थीं। ... मैं समझ गया। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, बूढ़े जानवर मास्टर ने हितेश से सहमति जताई। लेकिन उससे पहले, क्या तुम मुझे पहले आजाद कर सकते हो? हितेश ने बूढ़े आदमी के हाथ पैर छुड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उस आदमी को जबरदस्ती यहां लाया गया था, लेकिन वह जानता था कि वह इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे, खासकर तब जब वे महान दानव संप्रदाय में थे। वह थोड़ी असभ्य रही होगी, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है। वह बस मेरे बारे में चिंतित थी, उसने बूढ़े व्यक्ति को मुक्त करते हुए कहा, यह समझाने की कोशिश करते हुए कि वे बुरे लोग नहीं थे। यदि उसे एक बुजुर्ग की गरिमा बनाए रखने और नाटक करने की जरूरत न होती, तो शायद वह शियू यंग के लिए माफी मांग लेता। मैं पहल से ही सब कुछ समझ रहा हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दूंगा, और मैं उसे दोष देकर कर भी क्या सकता हूं? वह बहुत मजबूत है। बूढ़े आदमी ने अपनी कलाइयों को रगड़ा, जिन पर अभी भी बंधन के निशान थे। मुझे लगता है कि मेरी भी गलती है। अगर मुझे पता होता कि वह महान दानव संप्रदाय से है, तो मैं उसे इंतजार नहीं करवाता। अगर उसे जियू यंग की पहचान या ताकत का पता होता, तो वह सब कुछ छोड़कर उससे बात करने आता। लेकिन उसने उसे इंतजार करवाया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चूंकि जियू यंग जल्दी में था, इसलिए उसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। वह अभी भी अपनी एक गलती की वजह से हुए नुकसान के बारे में सोच रहा था। जब बूढ़ा आदमी उससे बात कर रहा था, हितेश कमरे में इधर उधर देख रहा था, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जिया ने कौन सा निशान देखा है। जब आप यहाँ हो तो आप मेरे फीनिक्स का बड़ी ही जांच कर सकते हैं। दूसरी राय लेना हमेशा अच्छा रहेगा। इससे आपको बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद मिलेगी। वह अपनी फीनिक्स को बाहर ले आया और उससे कहा कि वह थोड़ी देर इस कमरे में आराम करे। बूढ़े आदमी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई क्योंकि विशालकाय फीनिक्स हॉल के केंद्र में प्रकट हुआ, जिसने उसे हितेश से अलग कर दिया। इस बीच हितेश बिस्तर के करीब चला गया। तो यह वही था। उसने बिस्तर के नीचे देखा और खून की एक बूंद देखी जो बिस्तर के पैर पर चिपकी हुई थी और जल गई थी। मुझे वाकई ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिया जैसा कोई यहाँ आएगा। वह तो बस एक बीस्ट मास्टर थी जिसने इस खून को पहचान लिया। उसने खून के आखिरी निशान को भी साफ कर दिया और हर चीज की अच्छी तरह से जांच कर ली, ताकि वह फिर से कुछ छोड़ने की गलती न कर बैठे। उसने बिस्तर के नीचे से सारा दाग साफ किया और बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। वह व्यक्ति बूढ़ा आदमी नहीं था, लेकिन वह शियू यंग भी नहीं था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह जानता था। इसके बजाय वह एक महिला थी जो भूत की तरह अर्धपारदर्शी थी। महिला के हाथ में एक पत्र था, जो उस पत्र के समान था जिसे जियू यंग ने पहले फाड़ दिया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देख सकती हो? महिला उत्सुक दिखी क्योंकि उसने देखा कि हितेश उसकी ओर देख रहा है। हितेश ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अगर उसने देखा होता तो वह उसे पहचान लेता कि वह वही आत्मा है जिसे अतीत में जियू यंग ने बुलाया था। तुम कौन हो? हितेश ने खड़े होकर महिला से पूछा। वह महिला से कुछ दूरी बनाते हुए पीछे हट गया। तो तुम सचमुच मुझे देख सकते हो? ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि महिला भी आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने पुष्टि की कि हितेश वास्तव में उसे देख सकता है। पिछली बार वह उसे रक्त महासागर पर देख रही थी। उसे यकीन था कि वह उसे नहीं देख सकता था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके सामने नहीं आई थी। अब जाकर उसने इस पर विचार करना शुरू किया। क्या ये संभव है कि अगर वह छिपी न होती तो वह उसे वहां भी देख सकता था? ये बिल्कुल असंभव होना चाहिए। यही तो माँ ने कहा था।
केवल ठेकेदार ही आत्मा को देख सकता है और तुम मेरे ठेकेदार नहीं हो। तो कैसे? वह खड़ी है। छोटे ओही और हितेश के चारों ओर चक्कर लगाने लगी जैसे कि वह कोई खजाना हो और वह कोई खजाना संग्राहक हो। मुझे लगता था कि तुम खास हो, लेकिन लगता है कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खास हो। मैं अपनी आत्मा का सार लेकर यहाँ आया हूँ। क्योंकि वह लगातार निमंत्रण को अस्वीकार करती रही। लेकिन अब ये व्यर्थ नहीं लगता। अगर माँ को पता चलेगा तो वह भी तुम में काफी दिलचस्पी लेगी। मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया था, लेकिन वह अभी भी झिझक रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया और जियू यंग को पता चल गया तो यह अच्छा नहीं होगा। उफ, वह वैसे भी यहाँ नहीं है। उसे कैसे पता चलेगा? उसने खुद को समझाया। वह हितेश को अपने साथ ले जाने वाली थी। हितेश ने देखा कि महिला खुद से बात कर रही थी, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी और चीज से ज्यादा खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया, उसके अंदर बेचैनी की भावना बढ़ रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसका जहर किसी आत्मा को प्रभावित करेगा भी या नहीं, फिर भी उसने खुद को तैयार कर लिया। पहचान करना। हितेश ने महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपना कौशल सक्रिय किया। लेकिन इससे पहले कि वह स्टेटस स्क्रीन पर पहला शब्द पढ़ पाता, उसे अचानक अपने नीचे खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसके नीचे का फर्श गायब हो गया हो। उसके पैरों के ठीक नीचे एक पोर्टल दिखाई दिया। वह इसके लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम कर दिया और वह पोर्टल के अंदर गिर गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने सी ड्रैगन ब्लडलाइन का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर उड़ान भरी, लेकिन उसके आसपास का स्थान पूरी तरह से बदल चुका था। जितना अधिक वह ऊपर की ओर उड़ता, उतना ही वह इस स्थानिक सुरंग में गिरता हुआ दिखाई देता। महिला ने कहा, जब समय आएगा तो मैं उस पुल को पार कर जाऊंगी। फिलहाल मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं पाया। उसने वर्षों से एक छोटी ईट जीवन सार का उपयोग एक पोर्टल खोलने के लिए किया था, जिसका उद्देश्य हितेश को अपनी दुनिया में लाना था। उसी समय उसके पीछे आत्मा के राज्य का दरवाजा दिखाई दिया। वह पीछे हट गई और गायब हो गई। दरवाजा बंद हो गया और शून्य में विलीन हो गया। बीस्ट मास्टर आश्चर्य से फीनिक्स को देख रहा था। उसे यह एहसास नहीं था कि हितेश उसे विचलित रखने के लिए बाहर लाई थी, ताकि वह सारे खून के निशान साफ कर सके। इस पूरे समय के दौरान बीस्ट मास्टर इस तथ्य से अनजान था कि हितेश का अपहरण उसके सामने ही किया गया था। यह पहली बार था जब उसने फीनिक्स जैसा कोई पौराणिक जानवर देखा था। एक जानवर मास्टर के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। अवचेतन रूप से उसने फीनिक्स को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह संपर्क करने वाला था, वह हिंसक हो गई। उसने हितेश की अनुपस्थिति को महसूस किया। अचानक पीछे मुड़ते हुए उसने गलती से बीस्ट मास्टर को मारा, जिससे वह खिड़की से बाहर उड़ गया। एक पौराणिक जानवर के रूप में वह उस द्वार को देख सकती थी जिसमें हितेश गिर गया था। इससे ये भी मदद मिली कि उसका उससे संबंध था। फर्श पर बना द्वार बहुत बड़ा नहीं था। उसके आकार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसमें केवल एक इंसान ही रह सकता है। लेकिन विशालकाय फीनिक्स के लिए तो यह असंभव लग रहा था। इसके बावजूद फीनिक्स सीधे पोर्टल की ओर उड़ गया। पोर्टल हालांकि छोटा था, लेकिन स्थानिक ऊर्जा से भड़क गया, जिसने फीनिक्स को भी अंदर खींच लिया। फीनिक्स को निगलने के बाद ही पोर्टल टूटने लगा, ढह गया। जल्द ही यह नष्ट हो गया और शून्य में गायब हो गया। ... हितेश अंतरिक्ष सुरंग से नीचे गिर गया। यह अनुभूति उसे भ्रमित कर देने वाली थी और एक पल के लिए वह अज्ञात में गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिर मेरी किस्मत को क्या हो गया है? अब तो मुझे मेरे ही घर से अगवा कर लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य अंक पुरस्कार का अच्छा उपयोग किया गया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने स्थानिक सुरंग प्रवाह का विरोध करना बंद कर दिया था। उसे ये भी नहीं पता था कि इस स्थानिक सुरंग का कोई अंत है भी या नहीं। हालांकि उसे यकीन था कि इस स्थानिक सुरंग का कोई अंत जरूर होगा। वह अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकलते ही खुद को बचाने के लिए तैयार था। वह बिना तैयारी के गलती नहीं करना चाहता था और मरना नहीं चाहता था। जितना ज्यादा वह अंतरिक्ष के बहाव का विरोध करता, उतना ही ज्यादा उसे लगता कि उसका शरीर चोटिल हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर एक ही समय में चारों तरफ से खींचा जा रहा हो। सिर्फ नीचे की ओर खिंचाव ज्यादा मजबूत लग रहा था। सौभाग्य से ये स्थानिक सुरंग अनंत काल तक नहीं चली। कुछ ही मिनटों के बाद उसने देखा कि वह अजीब खिंचाव गायब हो गया। स्थानिक सार
उसका रंगीन भंवर गायब हो गया और वह अंततः नीला आकाश देखने में सक्षम हो गया। उसने ये भी महसूस किया कि जब वह आकाश से गिर रहा था तो हवा का प्रवाह उसकी त्वचा को छू रहा था। उसने अपनी सी ड्रैगन ब्लडलाइन का इस्तेमाल किया और अपने गिरने पर नियंत्रण पाया। उसका गिरना धीमा हो गया और वह आखिरकार वापस नियंत्रण में आ गया क्योंकि वह नरम घास के एक टुकड़े पर धीरे से उतरा। जैसे ही वह उतरा, इससे पहले कि वह अपने आसपास का निरीक्षण कर पाता, उसके सामने एक लाल स्क्रीन प्रकट हो गई। शुरू में तो उसे लगा कि यह उस अज्ञात आत्मा की स्थिति का ही सिलसिला है, लेकिन जब उसने वह सामग्री पढ़ी तो वह जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वह थक गया है। ये पता चला है कि आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आपका भाग्य थोड़ा सा बदल गया है। नए विकल्प सक्रिय हो गए हैं जो आपके मुख्य पथ को प्रभावित कर सकते हैं। विकल्प 1, आत्मिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करें और आत्माओं का पूर्ण शासक बने। पुरस्कार, अज्ञात संरक्षक आत्मा, पौराणिक स्तर। विकल्प 2, प्रेमी का मार्ग अपनाएं और आत्मा रानी का दिल जीतें। इनाम, आत्मा रानी के साथ एक अनुबंध, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विकल्प 3, 30 दिनों तक छिपे रहो और किसी भी आत्मा को तुम्हें खोजने मत दो। पुरस्कार, आत्मिक क्षेत्र तक और वापस जाने के लिए अनंत यात्रा पास, अद्वितीय स्तर। विकल्प 4, अपना स्वयं का रास्ता बनाएं जो अन्य विकल्पों से मेल न खाता हो। पुरस्कार, पुनर्जन्म पास, पौराणिक स्तर। हितेश घास पर बैठी हुई स्क्रीन को जटिल भाव से देख रही थी। इन विकल्पों की बदौलत उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गया है। उसके पास वापस जाने के लिए सिर्फ 4 रास्ते थे और वे 4 रास्ते विकल्प में मौजूद थे। वह या तो इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकता था और आत्माओं को उसे वापस भेजने के लिए मजबूर कर सकता था, या फिर वह आत्मा रानी को अपने प्यार में फंसा सकता था और उसे वापस भेजने का अनुरोध कर सकता था। वह 30 दिनों तक छिप भी सकता था। रिटर्न पास इनाम के साथ वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना वापस लौट सकता था। दुर्भाग्य से ये सभी विकल्प कहने में जितने आसान थे, करने में उतने ही कठिन। सबसे आसान विकल्प तीसरा विकल्प प्रतीत हुआ। जहां तक चौथे विकल्प की बात है तो हितेश को सबसे अधिक चिंता हुई। हर बार जब इनाम में पुनर्जन्म पास मिलता था तो वह यह अनुमान लगा लेता था कि इसका मतलब है कि वह उस विकल्प को पूरा करते समय मर जाएगा। यद्यपि चौथे विकल्प में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, फिर भी हितेश यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि उसमें उसे प्रवाह के साथ चलने को कहा गया था तथा उसने अन्य 3 विकल्प नहीं लिए। उसे लग रहा था कि यह प्रवाह ही उसे मौत की ओर ले जाएगा। हितेश इन विकल्पों को देख रहा था और प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका सिरदर्द और भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि यह सिस्टम किस तरह काम करता था। अगर वह कोई विकल्प चुनता तो उसे पूरा करना होता। अगर वह उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे भविष्य में कोई विकल्प या पुरस्कार नहीं मिल पाता। पिछली बार तो वह किसी तरह जिया को अपना शिष्य बनाकर कुटिल तरीकों से इस व्यवस्था को पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया था, लेकिन इस बार वह ऐसी ही स्थिति में नहीं फंसना चाहता था। मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिए मैं केवल तीसरा विकल्प ही अपना सकता हूं, उसने खुद से कहा। स्पिरिट क्वीन को अपने जाल में फंसाना या इस जगह को जीतना असंभव लग रहा था। और चौथा विकल्प बहुत ही अविश्वसनीय और जोखिम भरा लग रहा था, खासकर उस इनाम के साथ। इस समय वह इस बारे में कम सोच रहा था कि वह क्या पुरस्कार पाना चाहता है, बल्कि इस बारे में अधिक सोच रहा था कि उसके लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। इससे तीसरा विकल्प सबसे सुरक्षित हो गया। हालांकि यह कठिन था, लेकिन वह कम से कम किसी न किसी तरह से इसे हासिल कर सकता था। उसे बस इतना करना था कि आत्माओं के लिए उसे ढूंढना असंभव बना देना था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह अपना विकल्प पुष्टि कर पाता, तीसरा विकल्प रिक्त हो गया और गायब हो गया, जिससे अब केवल अन्य 3 विकल्प ही बचे। क्या ये कहाँ चला गया? हितेश को ये देखकर झटका लगा कि विकल्प गायब हो गया, इससे पहले कि वह इसे चुन भी पाता। जब से उसे ये विकल्प मिलने शुरू हुए थे तब से ऐसा पहली बार हुआ था। एक क्षण के लिए तो उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या व्यवस्था उन्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि पिछली बार उन्होंने व्यवस्था को मूर्ख बनाया था। क्या गया? पीछे से एक महिला की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर हितेश ने अपना माथा पीट लिया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि तीसरा विकल्प क्यों गायब हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस विकल्प को चुनने से पहले ही असफल हो गया था। यह आवाज उसी आत्मा की थी जो उसे यहां लेकर आई थी, इसलिए वह पहले से ही आत्माओं द्वारा पाया गया था। तीसरा विकल्प तो गायब हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसी समय उन्हें इसके लिए मुआवजा भी मिल गया। विकल्प चुनने के लिए घड़ी में कुछ ही मिनट बचे थे,
लेकिन तीसरे विकल्प के गायब होने के साथ ही टाइमर की अवधि बढ़ गई। ब उनके पास अपना चयन करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय है। इससे कम उन्हें बेहतर समझ हासिल करने का मौका तो मिला। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मेरा अपहरण क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि मेरे आत्माओं या आत्मिक क्षेत्र से कोई संबंध था, हितेश ने निराश होकर पूछा। इस लड़की की वजह से उसका पसंदीदा विकल्प खत्म हो गया। अब बस यही बचा था कि इस दुनिया को जीत लिया जाए, स्पिरिट क्वीन का दिल जीत लिया जाए या फिर बहाव के साथ बह जाए। भले ही उसके पास चयन करने के लिए अधिक समय था, फिर भी उसे थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। तुम्हें पता है कि यह आत्मा का क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि जियू यंग ने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई हैं। ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। वह हमसे इतनी नफरत करती है, मुझे लगा कि वह हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगी। शियू यंग, हितेश ने खड़े होते हुए भौहें सिकोड़ी। सेलेस्टे ने उससे पहले कहा था कि जियू यंग उसे आत्मा के दायरे में ले जा सकती है। ये सच लग रहा था क्योंकि आत्मा भी जियू यंग को जानती थी। एक और बात थी जो हितेश ने नोटिस की, वह ये कि आत्मा भी सेलेस्टे को नहीं देख पा रही थी। पहले तो उसने सोचा था कि सेलेस्टे भी एक आत्मा है, जिसकी वजह से दूसरों के लिए उसे देखना असंभव है। लेकिन ऐसा नहीं लगता था। आत्माएं भी उसे नहीं देख सकती थीं। वह सेलेस्टे की पहचान के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। शियू यंग तुमसे नफरत करती है। क्या तुमने उसका अपहरण करने की भी कोशिश की थी? हितेश ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, जिससे उसके प्रति उनकी हरकतों का पता चल गया। यदि उनका व्यवहार ऐसा होता तो कौन इन आत्माओं से घृणा नहीं करता? अपहरण? बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस वही किया जो उसने कहा। लेकिन इसके बाद मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय वह मुझसे नफरत करने लगी, आत्मा ने मासूमियत से कहा। हितेश को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लगा। शियू यंग मूर्ख नहीं थी। वह किसी से नफरत क्यों करेगी, क्योंकि उसने जो कहा वह किया। आखिर वह क्या था जो उसने सबसे पहले पूछा था, और वह इस आत्मा और आत्मिक क्षेत्र के संपर्क में कैसे आए, जिसका उल्लेख उपन्यास में तब तक नहीं किया गया था जब तक कि वह उसे पढ़ नहीं रहा था। क्या किया? चीख टिल्ड। उसने सीधे उससे पूछने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपने फीनिक्स पक्षी की आवाज सुनी। उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि उसका फीनिक्स पक्षी आग की लपटों में घिरा हुआ आकाश से गिर रहा है। क्या वह तुम्हारा परिचित है? आत्मा ने पूछा। सोचने पर पता चलता है कि यह अवांछित अतिथि भी तुम्हारे पीछे पीछे आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि मैंने जितना जीवन खोना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा खो दिया है। हितेश ने उसकी बातें नहीं सुनी। वह फीनिक्स की ओर उड़ गया, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह देख सकता था कि उसकी फीनिक्स पहले से भी अधिक भ्रमित थी, संभवतः इसलिए क्योंकि उसके गिरने के दौरान स्थानिक सुरंग और भी अधिक अव्यवस्थित थी। अपने मानव रूप में हितेश को यकीन था कि वह अपने फीनिक्स को क्रूर पतन से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे कुछ और चाहिए था। अपनी दुनिया में उसने खुद से वादा किया था कि वह इस कौशल का उपयोग नहीं करने वाला है। हो सके लिए इस कौशल को वहां प्रकट करना अधिक खतरनाक था, क्योंकि यह उसे समुद्री ड्रैगन राजकुमार की मृत्यु से जोड़ता था। सौभाग्य से यह आत्मा क्षेत्र था। वह स्वतंत्र रूप से कौशल का उपयोग कर सकता था, यहां तक छोटी ही उन कौशलों का भी जिनके बारे में वह शुरू में बहुत सतर्क था। ड्रैगन रूपांतरण ... यह आत्मा चुप हो गई जब उसने हितेश को समुद्री ड्रैगन में बदलते देखा। उसमें समुद्री ड्रैगन रक्तरेखा है, लेकिन वे निशान असली समुद्री ड्रैगन के विपरीत, वह उनके अभिशाप से अप्रभावित प्रतीत होता है। आत्माएं दिव्य रक्त रेखाओं के प्रति अधिक संवेदनशील थीं और वह महसूस कर सकती थी कि हितेश की समुद्री ड्रैगन रक्त रेखा में दिव्य आकाशीय ड्रैगन रक्त रेखा के निशान थे। ये बहुत ही कमजोर प्रतीत हुआ, लेकिन फिर भी यह उससे बेहतर था जो उसने समुद्री ड्रैगन के साथ देखा था, जो शापित थे। कितनी अजीब बात है। हितेश हवा के विपरीत छोटी ईशा में उड़कर फीनिक्स तक पहुंचा जो गिर रहा था। हालांकि जिस गति से वह उड़ा, उससे वह भी हैरान रह गया। ये गति मानव रूप में उसकी गति से कहीं अधिक थी। ड्रैगन के रूप में उसके रक्त रेखा कौशल भी मजबूत हो गए थे। उससे भी अधिक, यह उसके आंकड़े थे जिन्होंने उसे आश्चर्यचकित किया। इस रूप में उसके सभी आंकड़े मजबूत हो गए थे और वह इसे महसूस कर सकता था। एक और बात जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह था पूरा परिवर्तन। उसने सोचा था कि यह परिवर्तन दर्दनाक होगा। ड्रैगन के रूप में बदलने के लिए उसके पूरे शरीर को विकृत होना पड़ा, और यह एक दर्दनाक प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह उसका शरीर नहीं था जो रूपांतरित हुआ।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी भी अपने मानव रूप में ही है, लेकिन समुद्री ड्रैगन के सार ने उसके मानव शरीर के चारों ओर एक नया शरीर बना लिया था। इस परिवर्तन को लेकर उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान फीनिक्स पर केंद्रित रखा। बेहोशी की हालत में उसकी फीनिक्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि वह विरोध करे और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाए। उसकी गतिविधियों को यथासंभव सीमित करने के लिए उसने गिरती हुई फीनिक्स के चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया। फीनिक्स ने जितना हो सका उतना विरोध किया, लेकिन हितेश ने उसे कोई जगह नहीं दी। जब वह फर्श के पास पहुंचा तो उसने फीनिक्स को छोड़ दिया, जिससे वह केवल कुछ मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिर गई। उसने अपना परिवर्तन भी रद्द कर दिया और फीनिक्स के बगल में उतर गया। उसके कपड़े पूरी तरह से बरकरार थे, जिससे उसकी धारणा और पुख्ता हो गई कि उसका असली शरीर नहीं बदला था। यह एक अलग परिवर्तन था। जैसे ही फीनिक्स जमीन पर उतरा, वह हमला करने के लिए तैयार थी। हालांकि जब उसने अपने सामने हितेश को देखा तो उसका उग्र भाव भ्रम में बदल गया। हितेश ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके सिर पर रख दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में भूलने में काफी समय लग गया है ना? फीनिक्स ने अपना सिर हितेश के हाथ पर रगड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रे पीछे आओगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? हितेश ने उस पौराणिक जानवर से पूछा जो उससे जुड़ा हुआ एक साधारण पक्षी की तरह व्यवहार कर रहा था। फीनिक्स मुश्किल से संभली थी और अब उसने खुद को फिर से एक खतरे में डाल दिया। अगर एक भी चीज गलत होती तो वह अंतरिक्ष में जाकर टुकड़े टुकड़े हो जाती और उसे कभी पता नहीं चलता। हालांकि यह एक अच्छा निर्णय नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें भी दोष नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और है जो अधिक दोषी है, उसने बोलते हुए आत्मा को घूर कर देखा। अगली बार जब मैं किसी का अपहरण करूंगी तो अधिक सावधान रहूंगी, आत्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए भले ही वह आदमी खास और अनोखा था, फिर भी वह सिर्फ एक इंसान था। आत्मा के दायरे से किसी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से खुद को उससे उच्च स्थान पर मानती थी। हितेश को भी लग रहा था कि आत्मा उस पर नजर रख रही है। वह अभी भी उसके कामों से काफी निराश था, क्योंकि उसने बिना उसकी इजाजत के उसे यहाँ खींच लिया था। इस जगह पर चाहे जो भी परिणाम हो, वह जानता था कि वह उसके लिए एक अच्छा सबक छोड़ना चाहता था। पहचान करना। उन्होंने अपनी पहचान कौशल का पुनः प्रयोग किया। पिछली बार वे स्थिति स्क्रीन को पढ़ने में असफल रहे। ... नाम एस्टेलिना। पहचान स्पिरिट क्वीन का वारिस। रक्त रेखा कोई नहीं। आयु 470। संकुचित मानव जीयुयन। अतिरिक्त जानकारी वर्तमान पीढ़ी में सबसे अधिक आशाजनक आत्मा, जिसे बाद में आत्मा रानी ने अपना लिया। ... तो जिस माँ के बारे में उसने बात की वह स्वयं आत्मा रानी थी। हितेश ने एस्टेलिना को देखा, खुद को विचारों में खो दिया। उसके लगभग सभी विकल्प स्पिरिट क्वीन से जुड़े थे, जो इस जगह को छोड़ने की कुंजी थी। एस्टेलिना उसे स्पिरिट क्वीन से मिलने के लिए भी यहाँ लाई थी, इसलिए यह मुलाकात अपरिहार्य थी। लेकिन क्या इस मुलाकात का नतीजा उसकी मौत या कोई और नतीजा होगा, यही सवाल था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने मेरे आकर्षण को बुलाया था? मेरी बेचारी शियुयन ऐसे चंचल आदमी के प्यार में पड़ गई। एस्टेलिना ने अपने मीठे होठों पर मुस्कान लाते हुए मजाकिया अंदाज में चिढ़ाया। तुम्हारा आकर्षण? मुझे डर है कि तुम मेरे लिए बहुत बूढ़े हो सकते हो। हितेश ने भी इसी तरह उत्तर दिया। वह देख सकता था कि आत्मा 400 साल से ज्यादा पुरानी थी। वह सबसे पुरानी अस्तित्व थी जिससे वह मिला था, संभवतः ड्रैगन महारानी से भी अधिक पुरानी। बहुत बूढ़ी। एस्टेलिना का चेहरा लाल हो गया। यह स्पष्ट नहीं था कि यह गुस्से के कारण था या बूढ़ी कहलाने की शर्मिंदगी के कारण। तुम बूढ़े हो, तुम्हारी माँ बूढ़ी है, उसने लगभग गुस्से में जवाब दिया। मेरी माँ की तो बात ही छोड़िए, मेरे परदादा भी यदि जीवित होते तो शायद आपकी उम्र के बराबर नहीं होते। हितेश ने शब्दों की लड़ाई में हार न मानते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम एक छोटे आदमी के लिए बहुत बड़े शब्द। तुम मुझे बूढ़ा कहते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम थोड़े से मौके पर ही मुझ पर वासना करना शुरू कर दोगे। सभी आदमी एक जैसे होते हैं। तुम्हारे लिए वासना, तुम्हारे पास कुछ अच्छे भ्रम हैं। इस बिंदु पर मैं प्रभावित हूं, हितेश ने आलस से उत्तर दिया, क्योंकि वह अपने फीनिक्स की ओर मुड़ गया जो अब पूरी तरह से शांत था। उसके फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए, उड़ान के लिए तैयार। हितेश ऊंची उड़ान भरकर फीनिक्स की पीठ पर उतरा। चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि एस्टेलिना अब वहां नहीं थी।
क्या वह शर्मिंदगी के कारण भाग गई? उसने खुद से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने उस लड़की को बहुत अधिक तंग किया था। अब चूंकि छिपने का विकल्प उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसके पास आत्मा रानी से मिलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। एस्टेलिना की मदद के बिना उसे यकीन नहीं था कि उसे स्पिरिट क्वीन को खोजने में कितना समय लगेगा। और अगर वह जगह भी पा लेता जहां वह रहती थी, तो ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग उसे अंदर जाने देंगे। ये सौभाग्य की बात होती अगर वे उसे घुसपैठिया समझकर सीधे उस पर हमला नहीं करते। और अपनी किस्मत के साथ उसे यकीन था कि ऐसा ही हो सकता है। ऐसा लगता है कि हमें उसे स्वयं ही ढूंढना होगा, उसने फीनिक्स से कहा, जबकि उसने उस खाली जगह से नजरें हटा ली जहां पहले एस्टेलिना खड़ी थी। हाँ, जैसे ही उसने अपनी नजर घुमाई, उसने एस्टेलिना को देखा। वह उसके ठीक सामने थी और उनके बीच बमुश्किल ही कोई दूरी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझ पर वासना नहीं करोगे? उसने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि वह उसके करीब आ रही थी, अपने स्तनों को उसकी छाती पर दबा रही थी। हितेश को बहुत आश्चर्य हुआ। आत्मा वास्तव में एक इंसान की तरह महसूस कर रही थी, इस हद तक कि वह उसका स्पर्श भी महसूस कर सकता था। फिर भी वह जानता था कि उसके उकसावे में नहीं आना चाहिए। क्या तुम हमेशा अपने मेहमानों का स्वागत इसी तरह करती हो? उसने लड़की से पूछा, जो खुद को जरूरत से ज्यादा मानवीय महसूस कर रही थी। एस्टेलिना की आंखें खुशी से चमक उठीं। शायद मैं तुम्हारे जैसे दिलचस्प इंसानों के लिए अपवाद बनाऊं। मैं इसे एक तारीफ के तौर पर लूंगा, हितेश ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए जवाब दिया। हालांकि मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। उसने धीरे से उसे पीछे धकेला, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन गई। अब यदि आप कृपया मुझे अपनी माँ के पास ले जाएं, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। एस्टेलिना हितेश की प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तब छोटे उमा मेरी माँ से मिलने के लिए इतनी जल्दी में हो। क्या इसलिए तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो? जितनी जल्दी मैं उससे मिलूंगा, उतनी ही जल्दी मैं वापस लौट पाऊंगा, हितेश ने खुद को सही ठहराया। यद्यपि उन्होंने कहा कि यह उनकी वापसी के लिए था, परंतु वास्तव में उनके पास एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने टाइमर पर विशेष ध्यान दिया। उनके पास विकल्प चुनने के लिए असीमित समय नहीं था। किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होने से पहले वह कम से कम स्पिरिट क्वीन से मिलना चाहता था और समझना चाहता था कि उसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता था और फिर अपने सिस्टम को इस विकल्प पर अटका देना चाहता था। एस्टेलिना ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वह काफी चिढ़ी हुई थी। न केवल इस आदमी ने उसे बुरी कहा, बल्कि वह उसके आकर्षण में भी नहीं फंसा। उसे लगा जैसे उसका अहंकार आहत हुआ है। उसने खुद को उस पर फेंक दिया था। उस स्थिति में कोई भी आदमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता। उसने सोचा कि हितेश भी ऐसा ही करने वाला है। उसने तो उसे रोकने की भी योजना बनाई थी जब उसने ऐसा करने की कोशिश की और फिर उसे कमजोर बताकर उसका मजाक उड़ाया। लेकिन इसके उलट उसका यह फैसला उल्टा पड़ गया। उसे अस्वीकार करने वाली बनने के बजाय वह खुद ही अस्वीकार की गई। वह यहाँ असफल नहीं होना चाहती थी, वह अब और भी ज्यादा सफल होना चाहती थी। ये सब उसके घायल अहंकार को भरने के लिए था। उसे अस्वीकार करना था, और इसके लिए उसे अपने पीछे भागने पर मजबूर करना था। क्या तुम सच में यहाँ और अधिक समय नहीं बिताना चाहती हो? उसने पूछा। अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे करते हुए उसने अपनी क्लीवेज को और अधिक दिखाया जो उसकी ड्रेस से बाहर आने लगी थी। अगर तुम चाहो तो हम पूरी रात यहीं बिता सकते हैं और सुबह मेरी माँ से मिलने जा सकते हैं। हितेश भी किसी मर्द से कम नहीं था। भले ही उसे वह आकर्षक लगी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसके जाल में फंसना उसके जीवन का सबसे बुरा फैसला हो सकता है। मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ अधिक समय तक रुकना केवल समय की बर्बादी होगी, उसने कहा जब उसका फीनिक्स हवा में उड़ने लगा। वह ये देखने के लिए ऊंचाई पर जाने का प्रयास करने लगा कि क्या उसे कोई ऐसा निवास स्थान मिल सकता है जहां आत्माएं रहती हों। वास्तविक दुनिया में आत्माएं आम लोगों के लिए अदृश्य थीं, लेकिन यहाँ वे आम लोगों की तरह थीं। उसे यकीन था कि उनका भी कहीं कोई शहर होगा। उनका मानना था कि सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उनके पास एक संपूर्ण साम्राज्य है, क्योंकि उनकी एक रानी है। एकमात्र अन्य शासक जिससे उसकी मुलाकात हुई वह समुद्री ड्रैगन महारानी थी, लेकिन वह भी सतह के पार थी। ये पहली बार था जब वह किसी शासक से उसके अपने राज्य में मिलने जा रहा था। मुझे यकीन है कि आज रात हम कुछ बहुत ही मजेदार चीजें कर सकते हैं, एस्टेलिना ने हार नहीं मानी।
वह फिर से हितेश के करीब आ गई। उसकी मीठी खुशबू फिर से उसकी इंद्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मजेदार काम है जो मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, तुम मेरे लिए बहुत बुरी हो, हितेश ने उत्तर दिया। यहाँ तक कि उसकी ओर देखे बिना भी। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। एस्टेलिना की आवाज आए। हितेश ने उसकी ओर देखा। मैंने कहा था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह मुड़ा, वह कुछ बोल नहीं पाया। एस्टेलिना उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े अर्ध पारदर्शी हो गए, जिससे वह सब कुछ प्रकट हो गया जो प्रकट नहीं होना चाहिए था। उसके अर्ध पारदर्शी कपड़ों के माध्यम से हितेश उसके नीचे छिपी हुई कोमल और गोरी त्वचा को देख पा रही थी। हालांकि उसे एक आत्मा कहा जाता था, लेकिन वह यथासंभव एक इंसान की तरह थी। उसे छुआ जा सकता था, उसे महसूस किया जा सकता था। वह उन भूतों से अलग थी जिनके बारे में उसने सुना था। उसने गहरी सांस ली और उसकी ओर पीठ कर ली। मैंने कहा था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि तुम इतने ईमानदार हो तो मेरी आंखों में देखते हुए ऐसा क्यों नहीं कहते? लड़की ने पूछा और वह उसके करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। हितेश को अपनी पीठ पर कुछ नर्म धक्का महसूस हुआ, जबकि एस्टेलिना ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। मुझे पता है कि तुम एक मर्द हो, और मुझे पता है कि एक मर्द क्या चाहता है। तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए बुरी हूं, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से ज्यादा ईमानदार है ना? एस्टेलिना ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बस हितेश को बहुत ज्यादा उकसाते हुए। वह बस यही चाहती थी कि वह अपनी तर्क शक्ति खो दे और हार मान ले, ताकि वह उसे अस्वीकार कर सके। यही उसकी सजा थी। उसके सामने उसके जैसी खूबसूरत महिला आने वाली थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से वह चाहती थी कि पहले वह अपनी समझ खो दे। उसने अपनी बाहें हितेश की कमर के चारों ओर रखीं और अपना हाथ नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके हाथ उस जगह पहुंचने वाले थे जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था, उसने महसूस किया कि उसके गर्म हाथों ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। वह मुस्कुराई, सोच रही थी कि क्या वह अब हार मान लेगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ। उसने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी तलवार सम्राट की आभा को छोड़ दिया, जो इतनी निकटता से और भी अधिक हानिकारक थी। चूंकि मैं तुम्हें यहां छू सकता हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। क्या तुम सच में मुझे इस तरह उकसाना चाहते हो? जब महिला ने तलवार सम्राट की आभा का पूरा प्रभाव महसूस किया तो वह वहीं जम गई। चूंकि वह हितेश के बहुत करीब थी, इसलिए उसने महसूस किया कि उस पर दबाव बढ़ रहा है। भयभीत होकर उसने खुद को मुक्त किया और पीछे हट गई। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जब वह उस आभा के नीचे थी तो उसे सचमुच ऐसा लगा कि हितेश उसे मार सकता है। हितेश ने अपने हाथों को देखा और आह भरी। कितनी अफसोस की बात है। एस्टेलिना ने हितेश के शब्द सुने, जिससे उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपने हाथ को कांपने से रोकने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली। उस आभा के अदृश्य होने की भयावह अनुभूति अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक आत्मा के रूप में भी वह इससे डरती थी। आमतौर पर ज्यादातर आभाएं किसी आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाती थीं, यहाँ तक कि ज्यादातर शारीरिक हमले भी उन पर बेकार थे। लेकिन उस आभा में कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक जानवर उसे घूर रहा है जब वह आभा से दबा जा रहा था। क्या हितेश इसे इसलिए दया कह रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह हार मान ले ताकि वह उसे मार सके? क्या वह निराश था कि उसने पीछे हटना शुरू कर दिया? उसे एहसास नहीं था कि उसके सारे विचार गलत दिशा में जा रहे थे। हितेश एस्टेलिना से निराश नहीं था, वह खुद से और अपनी कमजोरी से निराश था। उसने एस्टेलिना के हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन वह आसानी से खुद को छुड़ाने में सक्षम थी। जब उसने ऐसा किया तो उसे यकीन हो गया कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है, कम से कम ताकत के मामले में। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे मार नहीं सकता था। अगर वह चाहता तो ऐसा करने का उसका अपना तरीका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह छोटी ईएफ उसे डराना चाहता था और ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कर दिखाया। पहली बार तुमने मेरा अपहरण किया था, और ये दूसरी बार था जब तुमने मेरी अनुमति के बिना कुछ किया। अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। हितेश के शब्दों ने एस्टेलिना को उसकी उलझन से बाहर निकाला। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? एस्टेलिना ने दांत पीसते हुए कहा। हितेश को उसके दांत पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी जब वह बोल रही थी। धमकी और चेतावनी के बीच एक महीन रेखा होती है, हितेश ने जवाब दिया।
अब जब वह इस स्थिति में था तो वह पीछे नहीं हट सकता था। उसके भविष्य के कार्य पूरी तरह से उन पर निर्भर थे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? क्या तुम्हें लगता है कि जियू यंग तुम्हें बचाने आएगी? एस्टेलिना ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि वह आएगी तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में समय वास्तविक दुनिया की तुलना में बहुत धीमी गति से बहता है। उसने अपने दिल की गहराई में जो बेचैनी और झिझक थी, उसे जाहिर नहीं किया। उसने उसे अपने दिल की गहराई में ही छिपाए रखा। यहाँ का एक महीना वहाँ के एक दिन के बराबर है। अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हें ढूंढने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाए। एस्टेलिना ने सोचा कि हितेश डर जाएगा जब उसे एहसास होगा कि वह अकेला है और भविष्य में उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। दुर्भाग्य से उसकी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। डरने के बजाय वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। 30 से 1 समय फैलाव। यह मुश्किल से पारित करने योग्य लगता है। उसे पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि जियू यंग यहाँ आएगी, और अगर वह आई भी तो उसे नहीं लगता था कि वह स्पिरिट क्वीन के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। उसके लिए यहाँ न आना ही बेहतर था। वह वास्तव में अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसे पश्चिमी महाद्वीप पर जाने की समय सीमा चूक जाने की चिंता थी। वह फैंग को यह नहीं बताना चाहता था कि वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। इस एहसास ने सके बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। वह यहाँ काफी समय बिता सकता था और उसे वापस लौटने की चिंता नहीं थी। हालांकि वह ये भी नहीं भूला था कि यह जगह बहुत सुरक्षित भी नहीं थी। उसे अभी भी स्पिरिट क्वीन से मिलना था और तय करना था कि उसे कौन सा विकल्प चुनना है। क्या वह उसे खत्म करके लीजेंडरी रैंक के नाम प्राप्त करने जा रहा था या उसे अपने प्यार में फंसाने और उसके साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा था? तुम सच में पागल हो। एस्टेलिना ने अविश्वास में भौहें उठाईं। वह हितेश की प्रतिक्रिया को पचा नहीं पाए। अगर वह ताकतवर भी था तो वह बिना किसी मदद के यहाँ फंसकर इतना खुश क्यों था? क्या वह सच में सोचता था कि वह उसकी मां को हराने के लिए काफी ताकतवर है? क्या पागल है? उसने हाथ हिलाते हुए अपने कपड़े सामान्य अवस्था में लौटा दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझ पर फिदा नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ है। मुझे जियू यंग पर दया आती है। मेरे दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बात बस इतनी है कि तुम उसके जितनी सुंदर नहीं हो। हितेश ने अपना ध्यान अपने आसपास की चीजों पर केंद्रित करते हुए जवाब दिया। फीनिक्स के आकाश में ऊंची उड़ान भरने से वह अपने आसपास के वातावरण को अधिक स्पष्टता से देख पा रहा था। मिल गया। ये वही शहर होगा जहां तुम्हारी मां रहती है। दूर से उसे एक शहर जैसा कुछ दिखाई दिया। शहर बहुत दूर होने के कारण वह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि शहर बहुत शानदार है। आप आत्माएं वास्तव में जानती हैं कि अपना जीवन कैसे जीना है, उन्होंने टिप्पणी की, जबकि उनका फीनिक्स आकाश में उड़ता हुआ शहर की ओर जा रहा था। मेरी माँ और मैं उस पिछड़े शहर में रह रहे हैं। बेतुका मत बनो। यह बाहरी इलाके में बसा एक बंजर शहर है। उस शहर का एकमात्र उपयोग घुसपैठियों को रोकना है, एस्टेलिना ने समझाया। लेकिन उस शहर में एक पोर्टल भी है जो राजधानी शहर की ओर जाता है। तो आप अभी भी सही दिशा में जा रहे हैं। घुसपैठिए? हितेश ने पूछा। क्या हमारी दुनिया से कोई घुसपैठिया यहाँ आया है? घुसपैठियों के विषय पर एस्टेलिना कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप पर ध्यान दो। ये दुख की बात होगी अगर तुमने मेरी माँ के सामने यह अहंकार बनाए रखा और उसने गलती से तुम्हें मार दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारी माँ मुझसे क्या चाहती है? एस्टेलिना ने हितेश की तरफ देखा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर ही अंदर वह हंस रही थी। साले, मेरा मजाक उड़ाकर तुझे मजा आया है ना? मेरी माँ से मिलने तक रुक। घुसपैठिए? आत्मा रक्षक चिल्लाया जब उसने देखा कि कोई चीज उनकी दिशा में उड़ रही है। जैसे ही उन्होंने चेतावनी जारी की, शहर में घंटी की आवाज लगातार 3 बार गूंजी, जो विशाल शहर के हर कोने में सुनी गई। शहर में रहने वाले आत्माएं सुरक्षित घरों में भाग गईं और अपने परिवारों के साथ छिप गईं। इस बीच आत्मा योद्धा सीमा की दीवार की ओर भाग गए। ये पहली बार नहीं था जब उन पर हमला हुआ था। वे अनुभवी थे और इस तरह की घटना के लिए पूरी तरह तैयार थे। पूरे शहर के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया जिसने उसे एक गुंबद में ढक दिया। स्पिरिट गार्ड्स हाथों में हथियार लेकर सीमा की दीवारों को रोकने के लिए इकट्ठा हुए और उड़ती हुई आकृति को करीब आते हुए देखा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वे उसे और भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। यह एक बड़ा पक्षी लग रहा था।
उन्होंने फीनिक्स की पीठ पर कुछ लोगों को भी खड़े देखा। एक पक्षी, एक गार्ड ने जानवर को अजीब नजरों से देखा। उन्होंने ऐसा कैसे किया? एक अन्य गार्ड भ्रमित दिखाई दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने आत्मा क्षेत्र में इस तरह का पक्षी देखा था। चिंता मत करो, ये पिछली बार की तरह भीड़ नहीं है। उन्हें नीचे गिराना बहुत आसान होगा। एक व्यक्ति जो एक अद्वितीय आध्यात्मिक कवच से ढका हुआ था, आगे खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। कैप्टन ले। अपने नेता के आगमन पर आत्मा रक्षक उत्साहित हो गए। उसकी उपस्थिति से उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। ले ने अपनी तलवार उठाई। राज्य से आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके ऊपर एक तलवार की आकृति दिखाई दी, जो हजारों फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई। वह, क्या तुम उसे नहीं रोकोगे? आकाश में विशाल तलवार को देखकर हितेश ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण तलवार या भ्रम नहीं था। हालांकि यह असली नहीं लग रहा था, यह एक वास्तविक हमला था, शायद सबसे शक्तिशाली हमला जिसका उसने कभी सामना किया था। क्या मुझे इसके लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत है? आप इसे खुद ही संभाल सकते हैं, एस्टेलिना ने आलस से जवाब दिया। क्या आप मुझे भी मारने में सक्षम नहीं थे? तब यह आपके लिए आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि छोटी ही वह हस्तक्षेप करने की योजना बना रही थी। इसके बजाय वह आराम से हितेश के पीछे बैठ गई। उसने पहले भी हितेश को समुद्री सांप से लड़ते देखा था, लेकिन यह उसकी सीमा थी। उस समय उसकी ताकत कुछ असाधारण नहीं लग रही थी। उसने समुद्री सर्प को मारने के लिए कुछ तरकीबें भी अपनाई थीं और फीनिक्स की बाहरी मदद भी ली थी। जब उसने उसके जहर का पेंडेंट देखा, तभी उसे उसमें दिलचस्पी होने लगी। लेकिन यह भी ज्यादा नहीं था। से नहीं लगता था कि वह कोई खतरा है या कभी खतरा बन सकता है। जब उसने उसे दूसरी बार देखा, तभी उसने उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वह उसे देख पा रहा था, जो कि असंभव था। वह इतनी उत्सुक थी कि वह अपनी माँ को बताना चाहती थी और जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। इस आदमी के पास और भी कई रहस्य थे और केवल आत्मा रानी ही उन रहस्यों को उजागर कर सकती थी। इसीलिए वह उसे अपने साथ ले आई। लेकिन जब उसने उसे बिना की सी श्राप के समुद्री ड्रैगन में बदलते देखा, तो वह उससे ज्यादा सावधान रहने लगी। जब वह तलवार सम्राट की आभा को इतने करीब से देख रही थी, तो ये ताबूत में आखिरी कील की तरह काम कर रहा था। उस पल उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह मर सकती है। उस समय वह हितेश को खतरनाक मानने लगी थी, लेकिन तब भी उसे उसकी असली ताकत का पता नहीं था। क्या वह आभा एक धोखा थी, या ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो उसने उसे पहले नहीं दिखाया था? क्या समुद्री सर्प के साथ उसकी कमजोर लड़ाई एक नाटक थी, क्योंकि उसे पता था कि वह उसे देख रही थी? वह देखना चाहती थी कि वह वास्तव में कितना ताकतवर है। इसलिए उसने हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई। वह बस एक दर्शक की तरह देखती रही। यह देखने का सही मौका था कि यह आदमी क्या करने में सक्षम है। क्या वह सच में ताकतवर था या वह सिर्फ दिखावा कर रहा था? वह इस आदमी को अपनी माँ के पास नहीं ले जाना चाहती थी। अगर वह बहुत खतरनाक निकला, मरो, घुसपैठिए। जैसे ही फीनिक्स विशाल आकाशीय तलवार की सीमा में आया, ले ने अपनी तलवार नीचे ला दी। उसकी हरकतों के साथ साथ विशाल तलवार भी आसमान से गिरी। इसका निशाना सीधा फीनिक्स पर था। हितेश ने भारी भौहें सिकुड़कर तलवार को आसमान से गिरते देखा। वह अपने फीनिक्स को चकमा दे सकता था, लेकिन हमले कभी नहीं रुकने वाले थे। उसे ये भी यकीन नहीं था कि आकाशीय तलवार भी अंतिम क्षण में अपन बड़ी ही दिशा बदल सकती है। चकमा देना असंभव लग रहा था। यदि वह जहर की पेंडेंट का उपयोग करता तो वह आसानी से उस तलवार को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसके पास इसके केवल 2 ही उपयोग बचे थे। वह अन्य हमले भी कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह तलवार क्या करने में सक्षम है। यह उसका पहली बार था जब वह किसी आत्मा के खिलाफ हमला कर रहा था। क्या तुम सच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हो? उसने एस्टेलिना से पूछा। नहीं, एस्टेलिना ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। और क्या तुम सच में इस समय विचलित होना चाहती हो? मैं अपने समय के बारे में नहीं जानता, लेकिन हितेश ने अपना हाथ एस्टेलिना की ओर बढ़ाया और उसका सुंदर हाथ पकड़ लिया। ओह, क्या तुम्हें आखिरकार मेरे आकर्षण का एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद नहीं करने जा रही हूँ। एस्टेलिना ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं हटाए। मुझे खुशी है कि आप हस्तक्षेप करने को तैयार हैं, हितेश ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। हस्तक्षेप? एस्टेलिना उलझन में थी। मैंने कब? जब वह जवाब दे रही थी, तो उसे एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। हितेश ने बड़ी ही ताकत से उसका हाथ कहीं से भी खींच लिया।
इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसे हवा में उछाल दिया गया और गिरती हुई आकाशीय तलवार की ओर फेंक दिया गया। जैसा कि मैंने कहा, मुझे खुशी है कि आप हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। हितेश ने एस्टेलिना को अनियंत्रित रूप से गिरती हुई आकाश तलवार की ओर उड़ते हुए देखते हुए अपनी सांस में दोहराया। तुम कमीने। एस्टेलिना की क्रोधित दहाड़ तेज हवा के झोंके में दब गई, क्योंकि वह आकाशीय तलवार की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हितेश ने शांति से यह दृश्य देखा। एस्टेलिना उसे जबरदस्ती यहां लेकर आई थी और अब वह उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह उसके नियमों के अनुसार न ही खेलना चाहता था, इसलिए उसने अपने नियम खुद बनाए। वह मेजबान थी और वह मेहमान था। उसने बस उसे एक अच्छा मेजबान होने की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा। उसने नाटक किया कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वही तनी परेशान क्यों थी, क्योंकि उसे आसमान में उछाला गया था। एस्टेलिना ने आकाशीय तलवार को अपने ऊपर गिरते देखा, या यूं कहें कि तलवार को खिलौने की तरह उछाला गया। तलवार इतनी पास थी कि वह चाहकर भी उसे चकमा नहीं दे सकती थी। उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया, जो एक उज्ज्वल प्रकाश से चमकने लगा, जबकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाया, अपने हाथ में एक आध्यात्मिक तलवार बनाई। उसने आध्यात्मिक तलवार घुमाई जो आकाशी यह तलवार के सामने एक बच्चे की तलवार की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन दिखने में भले ही वह तलवार जैसी न हो, लेकिन उसकी तलवार आकाशीय तलवार को दो हिस्सों में काटने में कामयाब रही। आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे आकाश चमक उठा। दीवार पर खड़े स्पिरिट गार्ड्स ने अपनी आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी से बचा लिया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और हवा में मंडराती हुई महिला को देखा। महिला को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह काफी गुस्से में दिख रही थी। आकाशीय तलवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और नीचे गिरने लगी, लेकिन जमीन को छूने से पहले ही वे हवा में बिखर गए और अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में विलीन हो गए। सी कैप्टन। एक गार्ड हकलाते हुए उस महिला को पीले चेहरे के साथ देख रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि वह महिला संत जैसी दिखती है? कैप्टन ले की आंखें सिको अड़ गईं। वह सिर्फ उसकी तरह नहीं दिखती, वह वही है। अपने हथियार नीचे कर लो। एस्टेलिना की ओर उड़ने से पहले उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। उसे लग रहा था कि उस पर हमला करने की गलती करने के लिए उसे डांट खानी पड़ेगी, लेकिन उसे दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता था। वह उसे समझाने और उससे विनती करने के लिए तैयार था कि वह ये बात आत्मा रानी को न बताए। ले ने सोचा कि एस्टेलिना उस पर गुस्सा है, लेकिन जब वह फीनिक्स की ओर मुड़ी तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ। तुम? एस्टेलिना अब तत्काल खतरे से मुक्त होकर अपनी तीखी नजर हितेश पर घुमाई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ वाकई अन्याय हुआ है। वह उसकी ताकत देखना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसे अपनी ताकत दिखानी थी। एक आदमी को एक औरत की रक्षा करनी चाहिए। हितेश को उसके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर यह आदमी किस तरह का आदमी था? हितेश ने उसके गुस्से भरे गाजा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय वह खुद हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत होगी। वह एक महान बुजुर्ग से भी ज्यादा मजबूत थी। अगर ऐसा था तो आत्मा रानी कितनी शक्तिशाली थी? क्या वह अधिपति जितनी शक्तिशाली थी, या उससे भी अधिक शक्तिशाली थी? उस समय उसके मन में बहुत सारे विचार थे। अब जबकि हमने उस कमजोर हमले से निपट लिया है, तो क्या हमें यात्रा जारी रखनी चाहिए? हितेश ने माफी भी नहीं मांगी और बस उससे शहर तक साथ चलने को कहा। क्या तुम एक आदमी भी हो? तुम एक औरत को ढाल के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? एस्टेलिना फीनिक्स की पीठ पर गिरी और एक पत्नी की तरह हितेश को डांटने लगी। मुझे ऐसे कमजोर हमले के लिए ढाल की क्या जरूरत है? हितेश ने जवाब दिया, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि हमला कमजोर था, जो उसके अपने शब्द थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियू यंग तुम्हारे जैसे किसी के प्यार में पड़ गई। तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छिप सकते हो। एस्टेलिना ने आंखें घुमाते हुए हितेश का अपमान करने की कोशिश की। क्या यह मुझे भड़काने के लिए है? हितेश ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तुम इतनी बूढ़ी होकर भी ऐसे बचकाने ताने कैसे दे सकती हो? ले आसमान में खड़ा होकर एस्टेलिना और हितेश को आपस में बहस करते हुए देख रहा था। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये वही महिला थी जो किसी भी पुरुष की तरफ दूसरी नजर भी नहीं डालती थी, और अब वह एक पुरुष के साथ इतनी तीव्रता से संबंध बना रही थी? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह उससे नाराज दिख रही थी, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? आप उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप ऐसा नहीं कर सकते। आह कैप्टन,
माँ, छोटे मुझे लगता है कि प्यार की आपकी परिभाषा थोड़ी गलत हो सकती है, लेके साथ आई युवा स्पिरिट गार्ड ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मेरे पास तुमसे ज्यादा अनुभव है, ले ने फीनिक्स के करीब उड़ते हुए कहा। लेकिन कैप्टन, क्या आपकी पत्नी पहली रात ही भाग नहीं गई थी? स्पिरिट गार्ड ने अजीब तरह से ले की पीठ की ओर देखा। वह ले के साथ गया जो फीनिक्स से कुछ ही मीटर की दूरी पर रुका था। लेडी एस्टेलिना, बॉर्डर सिटी में आपका स्वागत है, और मैं इस हमले के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप पर होगा। मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। ले ने माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चुपचाप खड़े स्पिरिट गार्ड का सिर पकड़ लिया। उसने अपने अधीनस्थ का सिर भी नीचे कर दिया। मैं माफी क्यों मांग रहा हूं? क्या हमला करने वाला तुम ही नहीं थे? युवा स्पिरिट गार्ड ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। एस्टेलिना को लगा कि अगर वह हितेश से बात करती रही तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। यह सौभाग्य की बात थी कि उस समय लेने उसका ध्यान आकर्षित किया। हम सब ठीक है। वह ले की ओर मुड़ी जो उससे उम्र में बड़ा होने के बावजूद सिर झुकाए खड़ा था। आत्मा क्षेत्र में उम्र पदानुक्रम तय नहीं करती थी। एस्टेलिना आत्मा रानी की बेटी थी। भले ही वह छोटी थी, फिर भी वह लाखों लोगों से ऊपर थी और केवल एक से नीचे थी, उसकी माँ। तुम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। सजा की कोई जरूरत नहीं है। मैं दया के लिए संत का धन्यवाद करता हूँ। ले ने अपना सिर उठाया और अपने अधीनस्थ को भी मुक्त कर दिया। संत जी, आपके बगल में जो व्यक्ति है, क्या वह मनुष्य है? वह ऐसा व्यक्ति है जिससे मेरी माँ को मिलना चाहिए। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एस्टेलिना ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बस राजधानी का दरवाजा खोलो तुरंत। ले एस्टेलिना से सवाल पूछने की स्थिति में नहीं था। वह बस मुड़ा और शहर की ओर उड़ गया जिसने पहले ही अवरोध हटा दिया था। फीनिक्स ने ले का पीछा किया। उत्तरी महाद्वीप में एक भव्य काली मीनार थी जो पूरे वर्ष मौत से घिरी रहती थी। नरक का द्वार जल्द ही खुलने वाला है। आत्मा के दायरे में जाओ और अधिक बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। नेक्रोमेंसर टॉवर की गहराई में एक आवाज उठी। क्या मैं उनकी रानी को भी घसीट लाऊं? वह एक अच्छी बलि देगी। एक और आवाज आए, एक ठंडी हंसी के साथ। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। टॉवर मास्टर की अनुमति के बिना कोई भी अनावश्यक कदम मत उठाओ। बस वही करो जो तुम्हें बताया गया है। कि एक टावर मास्टर यहाँ नहीं है। आप मुझसे उनकी अनुमति लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई शब्द नहीं है। अंधेरे स्थान में दूर से कदमों की गूंज गूंज रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चला आ रहा है। दूर से एक आवाज फुसफुसाई, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को अधिक नहीं आंकोगे। इस बार गड़बड़ मत करना। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। अंधेरे स्थान में एक हल्की रोशनी टिमटिमा उठी, जबकि हॉल के बीच में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आती रोशनी में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, जो एक भयावह दृश्य था। उस व्यक्ति के चेहरे पर त्वचा नहीं थी। उसके पास बस एक हुनर था, जिससे जले हुए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था और उसी समय नष्ट हो रहा था। लग रहा था जैसे उसकी त्वचा पुनर्जीवित हो रही थी और एक साथ नष्ट हो रही थी, जिससे एक भयावह दृश्य पैदा हो रहा था। टॉवर मास्टर मुझे अन्यथा आदेश देने के लिए यहाँ नहीं है। मैं भी। जैसे ही वह आदमी द्वार में दाखिल हुआ, हॉल में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। पोर्टल के गायब हो जाने से हॉल पुनः अंधेरे में डूब गया। फीनिक्स शहर के केंद्र में उतरा। हितेश फीनिक्स के पीछे से नीचे कूद गया और उस छोटे से द्वार के सामने उतरा जो एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़ा लग रहा था। क्या ये शाही शहर का द्वार है? उसने एस्टेलिना से पूछा। पोर्टल वैसा ही लग रहा था जैसा कि उसे इस दुनिया में लाया था। उसे लग रहा था कि यह उसके फीनिक्स के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं था। वह न केवल बड़ी थी, बल्कि वह एक दिव्य जानवर भी थी। यदि पारगमन के दौरान उसे फिर से उसी तरह से कष्ट उठाना पड़ा, तो वह पोर्टल से बाहर निकलते समय रॉयल सिटी पर हमला कर सकती है। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इस पोर्टल पर घूमने या कुछ और करने के लिए लाई हूं? एस्टेलिना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। जब हितेश ये देखने के लिए पोर्टल का निरीक्षण कर रहा था कि क्या यह उसके फीनिक्स के लिए सुरक्षित है, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर स्पिरिट वॉरियर्स इकट्ठा हो गए हैं। उन सभी के हाथों में एक हथियार था, जैसे कि वे उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे क्या कर रहे हैं? उसने एस्टेलिना से पूछा। क्या तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मैं अपनी मां के शोध के लिए लाए गए उपहार को क्यों नष्ट करूंगी?
एस्टेलिना ने पूछा, लेकिन उसने भी इनकार नहीं किया। उसने स्वयं ही आत्मा रक्षकों को एकत्रित होने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। क्या वह वाकई मुझे पहला विकल्प चुनने पर मजबूर कर रही है? अगर मैं उनसे लड़कर उन्हें मार दूं, तो दूसरा विकल्प असंभव हो जाएगा। स्पिरिट क्वीन किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में क्यों पड़ेगी जिसने उसके लोगों को मार डाला? हितेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए स्पिरिट गार्ड्स को देखा। यहां तक कि ले भी उनमें से एक था। यद्यपि वे तैयार दिख रहे थे, फिर भी उनमें से कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा था। क्या यह उस मामले में धमकाने के लिए है? उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उसे अपहरण के बाद यहां लाया गया था। भले ही वह यह मानना चाहता हो कि वह एक मेहमान है, लेकिन वह देख सकता था कि वह यहां एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बावजूद वह कैदी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। वह अपनी मर्जी से काम कर रहा था, यहां तक कि एस्टेलिना के साथ खेल भी रहा था। यह उसे याद दिलाने का उसका तरीका था कि वह यहां अकेली नहीं है। यह उसे यह बताने का उसका तरीका था कि अगर वह चाहे तो उसे अभी और यहीं मार सकती है। मेरा एक प्रश्न है, हितेश ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा। क्या सवाल? एस्टेलिना मुस्कुराए। हितेश को इतना गंभीर देखकर उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसे संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया है। अब समय आ गया था कि वह व्यवहार करना शुरू करे। हितेश ने आह भरी और अपने फीनिक्स के पास चला गया। उसने अपना हाथ पौराणिक जानवर के सिर पर रखा और उसे हल्के से रगड़ा। कृपया बताएं, आपके शाही शहर का क्या होगा यदि मैं यहां सभी को मार दूं और उसके तुरंत बाद घुसपैठिए हमला कर दें? फीनिक्स हवा में गायब हो गया, उसे वापस उसकी सूची में भेज दिया गया। क्या तुम हमें धमका रहे हो? एस्टेलिना का चेहरा काला पड़ गया। इस स्थिति में भी यह आदमी अभी भी इतना घमंडी था। क्या उसे समझ में नहीं आया कि वह किस तरह की स्थिति में था? मैं तुम्हें धमकी देने वाला कौन होता हूं? मैं तो बस एक ईमानदार सवाल पूछ रहा था, हितेश ने शांति से जवाब दिया। लेकिन साथ ही उसने फिर से अपनी तलवार सम्राट की आभा जारी कर दी। ये स्पष्ट था कि उसके शब्द और उसके कार्य मेल नहीं खाते थे। वह खुलेआम उन्हें चुनौती दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कह रहा था कि अगर वे उसके सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो उस पर हमला करें। एस्टेलिना को यकीन था कि हितेश उन सभी को नहीं हरा सकता। एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? वह कोई अधिपति नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आभा के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। क्या होगा अगर यह संभव हो? क्या होगा अगर वह किसी तरह यहां सभी को मारने में सक्षम हो जाए? भले ही वह यहां सभी को न मार पाए, लेकिन क्या होगा अगर वह फिर भी यहां के लोगों को चोट पहुंचाए, जिससे वे अगले आक्रमण से रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं? यदि सीमावर्ती शहर घुसपैठियों को रोकने में सक्षम नहीं था, तो रॉयल सिटी की बारी थी। अगर हमलावर रॉयल सिटी तक पहुंच गए, तो वह सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी कि वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या यहां इस आदमी से लड़ना वाकई उचित था? कितनी अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि हम कभी भी सका उत्तर नहीं जान पाएंगे। हितेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया और अपने हाथों को पीछे रखते हुए पोर्टल के अंदर एक कदम बढ़ाया। यह आदमी, ठीक है, अपना अहंकार बनाए रखो। तुम जितना अहंकारी होगे, तुम्हारा पतन उतना ही मजेदार होगा। एस्टेलिना ने अपने दांत भींचे और उस आदमी के पीछे चली गई। वह व्यक्ति ले चुपचाप देखता रहा। संतरी, आप शाही राजधानी के अंदर किस तरह का राक्षस ला रही हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन वह आभा, ऐसा क्यों? उसने पोर्टल को एक गंभीर भाव से देखा। ... जब वह पहली बार पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आया था, तो यह ज्यादा दर्दनाक था और ऐसा लग रहा था कि इसमें अनंत काल लगेगा। लेकिन इस बार, इससे पहले कि हितेश पलक झपका पाता, उसने खुद को पोर्टल के दूसरी तरफ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी द्वार से नहीं बल्कि किसी साधारण दरवाजे से होकर आया हो। यह शाही आत्माओं का शहर है। हितेश ने स्पिरिट रियल्म का बॉर्डर सिटी देखा था, जो एक साधारण शहर की तरह दिखता था। उस शहर में बैरियर को छोड़कर कुछ भी खास नहीं था। दूसरी ओर रॉयल सिटी पूरी तरह से अलग थी। उसकी आंखों का सामने शहर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कल्पना से खींचकर लाया गया हो। उसे बादलों के बीच तैरते हुए कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। ये सभी तैरते द्वीप ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे एक सीढ़ी बना रहे हो जो सबसे ऊंचे द्वीप तक ले जा रही हो, जो आकार में भी सबसे छोटा था। हितेश ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने नीचे से एक स्त्री की आवाज सुनी। अरे दोस्त, ध्यान से चलो। कहाँ? वह स्तब्ध होकर अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने नीचे देखा।
लेकिन वहां नर्म घास के अलावा कोई नहीं था। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? घास में सरसराहट के साथ आवाज फिर आई। ये घास, ये बात कर सकती है। हितेश घुटनों के बल बैठ गया। ये जानकर कि घास उससे बात कर रही थी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। आखिर यह कैसी दुनिया थी? क्या ये सचमुच तुम ही थी जो बात कर रही थी? उसने घास को धीरे से छुआ। क्या तुम विकृत लोग, मुझे छूना बंद करो। हितेश के होंठ फड़कने लगे क्योंकि वह क्षण भर के लिए अपने भावों पर नियंत्रण खो बैठा था। ये पहली बार था जब उसे जंगली घास ने विकृत कहा था। मैं समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए तुम इस दिशा में झुक रहे थे, एस्टेलिना ने मजाक करते हुए कहा क्योंकि वह भी पोर्टल से बाहर आ गई थी। सेंटी, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। घास फिर से सरसराए। हितेश को इस घास को लगभग कुचलने की इच्छा हुई। आखिर उसे घास में क्या दिलचस्पी होगी? उसे क्या लगता है कि उसमें किस तरह की विकृतियां हैं? ये चीज क्या है? उसने घास को झटकते हुए पूछा। क्या संत, वह मेरा उल्लंघन कर रहा है? चूंकि आप ने मुझे पहले ही एक विकृत व्यक्ति की उपाधि दे दी है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, हितेश ने घास को चुटकी बजाते हुए कहा। वह इस चीज के बारे में काफी उत्सुक था और यह जानना चाहता था कि क्या समूह से बाहर निकाले जाने पर यह मर सकती है। तुम बिगड़ेल हो, मेरे साथ खेलना बंद करो। आत्मा घास ने मीठी लेकिन गलत आवाज में मदद के लिए पुकारा। और अगर मैं नहीं रुका तो क्या होगा? हितेश ने पूछा, जबकि वह इस असभ्य आत्मा घास के साथ खेलना जारी रखता था। कभी कभी तो वह एक राक्षस की तरह भी दिखाई देता था जो आत्मा घास को यातना देने का आनंद ले रहा था। जब हितेश स्पिरिट ग्रास को बदनामी के लिए दंडित कर रहा था, तो उसने यह नहीं देखा कि उसके ठीक पीछे एक और महिला खड़ी थी। महिला ने एक शाही सफेद गाउन पहना हुआ था जो उसके टखनों तक आता था। वह एस्टेलिना की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसके कान थोड़े अलग थे। उसके कान एक योगिनी की तरह लंबे थे। वह एस्टेलिना से 1 साल भी बड़ी नहीं लग रही थी। अगर कुछ था भी तो उसमें एक परिपक्व आकर्षण था जिसके सामने एस्टेलिना भी फीकी पड़ गई। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे फिर से विकृत कहने जा रहे हो? हितेश घास को हिलाता रहा। ये वही था जिसके साथ यहाँ अन्याय हुआ था। क्या तुम एक विकृत व्यक्ति हो? तुम बेशर्म, दुष्ट विकृत व्यक्ति हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुमने मुझे पहले ही बेशर्म नहीं कहा था? तुमने क्यों सोचा कि मुझे शर्म आएगी? हितेश ने आंखें घुमाते हुए पूछा। एस्टेलिना ने कुछ नहीं कहा, भले ही स्पिरिट ग्रास ने बार बार मदद मांगी हो। आमतौर पर हितेश को आश्चर्य होता कि वह इतनी चुप क्यों है, लेकिन इस समय वह इस बेशर्म स्पिरिट ग्रास को दंडित करने में अधिक डूबा हुआ था। एस्टेलिना उस दूसरी महिला को देख रही थी जो उसके बगल में खड़ी थी। उस महिला को देखते हुए उसकी आंखों में अत्यधिक सम्मान था। उसके रसीले होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन महिला ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? यह क्या चीज है? हितेश ने बिना पीछे देखे एस्टेलिना से पूछा। वह स्पिरिट ग्रास है। मुझे आशा है कि आप आनंद ले रहे होंगे। एक आत्मा घास। आकर्षक। इस दुनिया में घास में भी आत्माएं हैं। कितनी आकर्षक जगह है। यहाँ और किस में आत्मा है? चट्टानों में। इसके अलावा क्या? हाय। हितेश को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह जवाब देते समय चुप हो गया। आह एस्टेलिना, तुम्हारी आवाज इतनी अलग क्यों है? महिला ने कहा, क्योंकि यह मेरी बेटी नहीं बोल रही थी। उसके शब्दों के बाद वहां एक डरावनी खामोशी छा गई। हितेश के चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसे उन शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आ गया था। ये व्यक्ति एस्टेलिना को अपनी मां कह रहा था, और एस्टेलिना के आंकड़ों के अनुसार उसकी मां स्वयं स्पिरिट छोटी ईटा क्वीन थी। इसका मतलब था कि उसके पीछे वाला व्यक्ति। उसने अपने हाथ स्पिरिट घास से हटा लिए और चेहरे पर हाथ मारा। सिसकियां, रानी मां, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। आत्मा घास ने ऐसे अनुरोध किया जैसे कोई बच्चा उस व्यक्ति को दंड देने के लिए कह रहा हो जिसने उसकी कैंडी चुराई थी। आत्मा रानी हितेश के पास से गुजरी और घुटनों के बल बैठ गई तथा आत्मा घास को धीरे से थपथपाने लगी। उसके इतने करीब होने के कारण हितेश को बस बगल की ओर देखना था और वह उसे देख सकता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह उस पल पीछे मुड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने जहर के पेंडेंट की मदद से इस व्यक्ति को हरा सकता है। आत्माओं पर साधारण हमले काम नहीं करते थे। ये पहले से ही मनुष्यों के लिए एक नुकसान था और उन चीजों में से एक था जिसने आत्माओं को इतना दुर्जय बना दिया था। हालांकि उसका जहर अलग था। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि तुम बहुत दिलचस्प हो।
तुम आत्माओं के संपर्क में होने के बावजूद उन्हें देख पा रहे हो, आत्मा रानी ने शांति से कहा। उसके दुलार के तहत आत्मा घास धीरे धीरे नीचे चली गई और सो गई। केवल दो प्रकार के लोग हैं जो मानवीय क्षेत्र में आत्मा को देख सकते हैं। एक वे लोग हैं जिनका आत्माओं के साथ अनुबंध है, और दूसरे वे हैं जो पहले भी आत्मा के क्षेत्र में आ चुके हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई नहीं है। उसने ये भी कहा कि आपके पास एक बहुत ही दिलचस्प पेंडेंट है। स्पिरिट क्वीन ने मुड़कर अपना चेहरा हितेश के जहर के पेंडेंट के करीब लाया। जब वह जहर की पेंडेंट को देख रही थी तो उसने उसकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस किया। पहली बार वह उसका चेहरा देख पाया। जबकि आत्मा रानी ने जहर के पेंडेंट को देखा, हितेश ने उसे देखा। स्पिरिट क्वीन के बाल काले थे जो उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसकी हर हरकत आकर्षक, आत्मविश्वास से भरी और आकर्षक थी। उसके पास एक कालातीत लालित्य था और उसकी आंखें साफ रात में सितारों की तरह चमकती थीं, जबकि वह जिज्ञासा से भरी हुई थी। भले ही वह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी मुस्कान उसके आकर्षण को और बढ़ा सकती थी। वह शियू यंग से ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। बस शियू यंग से उसका आकर्षण अलग था, जो उसकी तुलना में कम नहीं था। उसने गहन जिज्ञासा के साथ उसके पेंडेंट को देखा। उसकी नाजुक उंगलियां लगभग ठंडे क्रिस्टल को छू रही थीं। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां पेंडेंट को छूने वाली थीं, उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने पेंडेंट को छुआ भी नहीं था। फिर भी पेंडेंट के बहुत करीब होने के कारण उसकी उंगलियां जहर से काली हो गईं। आत्मा रानी को जब महसूस हुआ कि जहर उसकी उंगलियों में फैल गया है तो वह इतनी हैरान हो गई कि उसने अपना संतुलन खो दिया और पीछे गिर गई। सावधान! हितेश ने तेजी से प्रतिक्रिया की और अपना हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बजाय उसने उसे अपने करीब खींच लिया ताकि वह पीछे न गिर जाए, क्योंकि स्पिरिट ग्रास उसके ठीक पीछे था। अगर वह इस जगह गिरती तो स्पिरिट ग्रास ही कुचला जा सकता था। वह नहीं चाहता था कि अगर स्पिरिट ग्रास नष्ट हो जाए तो उसे दोषी ठहराया जाए। वह वही थी जिसने उसे छूने की कोशिश की थी और वह दोषी नहीं था। लेकिन फिर भी वह कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता था। उसने स्पिरिट ग्रास को बचाने के अलावा कुछ और नहीं सोचा। दुर्भाग्य से जब उसने अचानक स्पिरिट क्वीन को अपनी ओर खींचा तो वह अपना संतुलन खो बैठा। वह पीठ के बल गिर पड़ा और आत्मा रानी उसके ऊपर गिर पड़ी। क्या उस बिगड़ैल ने रानी मां को भी नहीं छोड़ा? मदद करो! आत्मा घास, जो अपने छोटे नाम से जाग रही थी, फिर से अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाने लगी। तुम! हितेश ने अपनी जीभ चटकाए, स्पिरिट ग्रास के शब्दों से और भी ज्यादा नाराज। तुम छोटे बदमाश, मुझे उससे तुम्हें कुचलने देना चाहिए था। उसने स्पिरिट ग्रास से बहस की। अपने ध्यान भटकने के कारण उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि जब स्पिरिट क्वीन उसके ऊपर गिरी तो उसका हाथ उसकी कमर में चला गया था। आत्मा रानी हितेश से भी ज्यादा हैरान थी। वह क्षण भर के लिए सदमे में जम गई। उसे कभी किसी इंसान न छुआ तक नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के साथ कोई अनुबंध भी नहीं किया था। वह आखिर कैसे किसी इंसान की बाहों में समा गई? उसका दिमाग पूरी तरह से काला हो गया था। एस्टेलिना पीछे खड़ी थी जब उसने अपनी मां को हितेश के ऊपर गिरते देखा। उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। वह हितेश को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वे उसके रहस्यों को उजागर कर सके, लेकिन अब क्या हो रहा था? जब से वह इस आदमी को इस दुनिया में लेकर आए हैं, तब से उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं रहा है। न केवल उसका मजाक उड़ाया गया और उसका अपमान किया गया, बल्कि बाहरी शहर में गार्ड के सामने उसे धमकाया भी गया। और अब ये, क्या तुम अपने हाथ हटा सकती हो? आत्मा रानी को होश आया और उसने कुछ संयम पाया। मेरे हाथ! हितेश को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसने अपने हाथों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वे किसी पतली और मुलायम चीज को पकड़े हुए थे। मुझे मत बताओ, अगर उसके हाथ खाली होते तो वह इस समय अपने चेहरे पर हाथ मार लेता। उसने जल्दी से अपने हाथ स्पिरिट क्वीन की कमर से हटा लिए। एस्टेलिना दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें उठाने में मदद की। मां, यह आदमी सचमुच बदतमीज है। मैं इससे तुम्हारे लिए सजा दूंगा। आत्मा रानी उठ खड़ी हुई। इस समय उसके विचार भी अस्त व्यस्त थे। किस बात की सजा? मैंने तो बस स्पिरिट ग्रास को बचाने की कोशिश की थी। बाकी सब तो दुर्घटना थी। हितेश भी खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को थपथपाने लगा। अब चूंकि उसका मन स्पिरिट ग्रास पर केंद्रित नहीं था, इसलिए वह अपने आसपास के वातावरण को भी बेहतर तरीके से देख पा रहा था। यह स्थान सबसे निचला द्वीप था, लेकिन यहाँ आत्मा रानी और एस्टेलिना के अलावा कोई अन्य लोग नहीं थे जो उसके साथ आए थे। उसने सोचा था कि सबसे निचला द्वीप वह स्थान है जहाँ सबसे कमजोर आत्माएं रहती हैं।
लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह उससे कहीं अधिक है। इससे नीचे कोई दूसरा द्वीप नहीं था, इसलिए पोर्टल का इस जगह तक ले जाना कोई मतलब नहीं रखता था, जब तक कि निर्देशांक में हेरफेर न किया जा सके। इस द्वीप पर आम आत्माओं को आने की अनुमति नहीं थी। एस्टेलिना ने यह स्थान सिर्फ इसलिए तय किया था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मां यहां रहने वाली है। सबसे निचला द्वीप स्पिरिट क्वीन का निजी उद्यान था और सबसे ऊंचा द्वीप बड़ी ई पर उसका महल था। बाकी द्वीप आत्माओं के लिए थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्यों स्पिरिट ग्रास जैसी कोई चीज इस तरह की जगह पर थी, जिसकी देखभाल स्पिरिट क्वीन खुद कर रही थी। इसका यह भी मतलब था कि अगर उसे इस द्वीप से नीचे धकेल दिया जाता तो वह गिरकर मर जाता अगर उसे उड़ना नहीं आता। ये बिगड़ेल आदमी अच्छे बहाने बनाना जानता है। मुझे इतना परेशान करने के बाद वह उद्धारकर्ता होने का नाटक करना चाहता है। आत्मा घास ने असहमति में सरसराहट की। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे सचमुच तुम्हें कुचलने का मन करता है। क्या तुम एक पल के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हितेश ने उस आत्मा घास को डांटा जो बार बार बीच बचाव कर रही थी। क्या रानी मां, यह विकृत आदमी मुझे मारना चाहता है? हितेश के होंठ निराशा में फड़क उठे। इस स्पिरिट ग्रास की बकवास का कोई अंत नहीं था। अगर यह स्पिरिट क्वीन द्वारा पोषित कुछ नहीं था तो उसे यकीन नहीं था कि उसने इस बिंदु पर क्या किया होगा। सौभाग्यवश हितेश को पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ। उसने स्पिरिट क्वीन की तीखी प्रतिक्रिया देखी जब उसने उसके पेंडेंट को छूने की कोशिश की। इससे उसकी धारणा पुख्ता हो गई कि उसका जहर वास्तव में स्पिरिट क्वीन सहित सभी आत्माओं के खिलाफ प्रभावी था। इससे उसे अपनी सुरक्षा करने की अपनी क्षमता के बारे में थोड़ा और आत्मविश्वास मिला। एकमात्र समस्या थी आत्मा के दायरे से दूर जाना। चयन का टाइमर भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। अब उसके पास चयन करने के लिए अधिक समय नहीं था। लॉर्ड ले, वह आदमी कौन था? आत्मा योद्धाओं ने कभी किसी ऐसे मानव को नहीं देखा था जिसे एस्टेलिना व्यक्तिगत रूप से संरक्षण दे रही हो। पहले तो उन्हें लगा कि वह उसका दोस्त है, लेकिन जब उसने उनसे कहा कि वे अपने हथियार उस पर तान दें तो ये भ्रम भी टूट गया। वह आदमी दोस्त नहीं था, लेकिन दुश्मन भी नहीं था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी वह प्रभावित था। इसके बजाय वह बदले में उन्हें धमका रहा था। तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं किससे पूछूं? ले ने अपना माथा रगड़ते हुए सोचा। उसके मन में भी यही सवाल था, लेकिन उसके पास जवाब पाने का कोई रास्ता नहीं था। अनावश्यक चीजों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी स्थिति पर वापस लौट आओ। अपनी जिम्मेदारी को मत भूलो। ले ने पोर्टल की ओर पीट करके संकेत भेजा, जिससे छिपे हुए सभी परिवार के सदस्य सतर्क हो गए। संकेत से उन्हें पता चल गया कि चिंता की कोई बात नहीं है और वे बाहर आ सकते हैं। कप्तान, हमें उन घुसपैठियों का देखे हुए बहुत समय हो गया है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने हार मान ली होगी? एक आत्मिक योद्धा ने पूछा। ये सही है। उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि हमारे कैप्टन से आगे निकल पाना असंभव है। एक अन्य स्पिरिट वॉरियर ने गर्व से उत्तर दिया। शायद कुछ समय बाद हमारी यहाँ कोई जरूरत ही न रहे। मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं है। मैं राजधानी लौटने और सेवानिवृत्ति में अपना जीवन जीने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं होगी, तब आत्मिक क्षेत्र में सचमुच शांति होगी। ले ने अपने अधीनस्थों की बातचीत सुनी और मुस्कुराया। उसे वाकई उम्मीद थी कि यह सच में ही होगा। जब वह दिन आएगा तो मैं आप सभी को एक ड्रिंक पार्टी दूंगा, उन्होंने कहा। सचमुच कैप्टन, आप इसे वापस नहीं ले सकते। हाँ, मैं कैप्टन से इतना पैसा खर्च करवाऊंगा कि उसे यह वादा करने पर पछतावा होगा। हाँ, कैप्टन को उस वादे पर पहले ही पछतावा हो रहा होगा। क्या आपको लगता है कि आपका कप्तान इतना गरीब है कि वह इसका खर्च नहीं उठा सकता? ले ने हंसते हुए कहा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं, बल्कि खाने का खर्च भी मैं ही उठाऊंगा। कप्तान की जय हो। हमारा कप्तान सर्वश्रेष्ठ है, जैसा कि हमारे कप्तान से उम्मीद थी। ले को पता था कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वह वास्तव में चाहता था कि यह भविष्य सच हो। वह ऐसा भविष्य देखना चाहता था जहां उसके आदमियों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। वह ऐसा भविष्य चाहता था जहां ये आक्रमणकारी उनकी दुनिया में आना बंद कर दें। अगर ऐसा कोई भविष्य था तो सके आदमियों के लिए जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं था। वे 1 दशक से भी ज्यादा समय से शहर में रह रहे थे। वे एक साथ लड़े और एक साथ मारे गए। यहां तक कि जब उन्होंने आक्रमणकारियों के साथ युद्ध में अपने दोस्तों को खो दिया तो वे रोए भी। ये लोग उनके अधीनस्थ थे, लेकिन वे उनके परिवार की तरह भी थे।
दुर्भाग्यवश उसके पास भविष्य के बारे में सोचने के लिए अधिक समय नहीं था क्योंकि उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया गया था। कप्तान ले और उसके अधीनस्थ सीमा दीवार के पास पहुंच रहे थे, तभी उन्होंने सीमा दीवार के ऊपर खड़े एक आत्मिक योद्धा की दहाड़ सुनी। खतरे की घंटी बार बार बजती रही। 1 बार, 2 बार, 10 बार, ये लगातार बजती रही, जैसे पहले कभी नहीं बजी थी। घंटी आत्मिक क्षेत्र का खजाना थी, और कहा जाता है कि जितनी बार यह घंटी बजती थी, उससे आक्रमणकारियों की ताकत या संख्या का पता चलता था। जब से ले इस जगह पर रह रहा था, उसने इतनी घंटियां नहीं सुनी थीं। जब उसने इस निहितार्थ के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बाधा को सक्रिय करो, वह सीमा दीवार की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। वह आसमान में ऊंची छलांग लगाकर सीमा की दीवार के ऊपर उतरा। जब वह उस दिशा को देख रहा था जहां सूरज डूबना शुरू हो गया था, तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह सिर्फ एक व्यक्ति को देख पा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे डूबते सूरज की वजह से उसका चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। ये और भी मुश्किल था क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी बॉर्डर वॉल से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। वह व्यक्ति इतनी दूर था कि उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बारे में कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। शहर की ओर बढ़ते हुए उस व्यक्ति के हर कदम के साथ घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी। केवल एक व्यक्ति, लेकिन वह घंटी। जो व्यक्ति शहर की ओर आ रहा था उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। जब ले उस आदमी को देख रहा था तो उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल खुशनुमा हो गया है। उसने ऊपर देखा, उसके हाव भाव और भी खराब हो गए। शहर के ऊपर एक बड़ा जादुई घेरा बन गया जो शहर जितना ही बड़ा था। यह नहीं हो सकता, ले ने अविश्वास से मैजिक सर्कल की ओर देखा। डॉट 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 सीमा की दीवार से करीब 100 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति शहर की ओर जा रहा था। उसे जरा भी जल्दी नहीं दिख रही थी, इसके बजाय वह हंस रहा था। जबकि ले उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, वह ले को और यहां तक कि उसके हाव भाव को भी देख पा रहा था। ये सही है, यही वह निराशा है जिसे मैं देखना चाहता हूं। उसकी हंसी खाली परिदृश्य में गूंज रही थी, जबकि उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। उसके काले लबादे ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, लेकिन इससे उसका चेहरा या हाथ नहीं छिप रहे थे। उसके हाथों में मांस नहीं था, उसके पास केवल हड्डियां थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वह एक कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी प्रत्येक अंगुली में एक अंगूठी थी जिसमें एक रत्न जड़ा हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। उसके शरीर में कहीं भी केवल मांस ही दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि उसकी त्वचा एक ही समय में पुनर्जीवित और नष्ट होती रहती थी। इसके बावजूद उसने अपना चेहरा छिपाने की परवाह नहीं की। केक टावर मास्टर हमेशा सबसे कमजोर मरेहा छोटे ओहों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग इतने घमंडी हो गए। सोचिए कि वे सिर्फ एक बाधा से मुझे रोकने की उम्मीद कर रहे थे। नर्क के द्वार खुलने के करीब होने के कारण खेलने का समय नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नेक्रोमेंसी टॉवर की ताकत के सामने तुम्हारे प्रयास कितने बेकार हैं। उसने अपना हाथ उठाया। नरक, वह एक शब्द किसी राक्षस की भविष्यवाणी की तरह लग रहा था। जैसे ही यह शब्द बोला गया, शहर के ऊपर एक जादुई घेरा दिखाई दिया और शहर पर एक जलती हुई नरक की आग गिर पड़ी। ले ने आसमान में जादुई घेरे की ओर देखा। अगर वह गिर गया तो बाधा। उन्होंने पहले भी कई आक्रमणकारियों का सामना किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आक्रमणकारी शक्तिशाली थे, लेकिन इस हद तक नहीं। आकाश में जादुई घेरे से ही वह देख सकता था कि जादूगर का सामना पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि वह पूरी तरह से अलग स्तर पर था। सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाओ, ले ने चिल्लाते हुए कहा। शहर पर उतरते आग के तूफान की गगनभेदी गर्जना के कारण उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ध्यान केंद्रित करो, अपनी सारी ऊर्जा अवरोध पर लगाओ, ले ने पूरी ताकत से आदेश दिया। इस शहर की रक्षा करो। आग की लपटें अवरोधक से टकराईं, जिससे वह टूट गया और उसमें खिंचाव पैदा हो गया। कई आत्मिक योद्धा सदमे और भय से स्तब्ध रह गए। यह अवरोध शहर के उन लोगों की रक्षा के लिए था जो लड़ नहीं सकते थे। यह उनके परिवारों की रक्षा के लिए था। जहां तक उन्हें याद है, यह अवरोध कभी नहीं टूटा था। लेकिन जब उन्होंने दरारें देखीं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अपने कैप्टन की आवाज सुनकर वे होश में आए और उन्होंने अवरोध को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ उसमें डालना शुरू कर दिया। दूर से काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने ही स्थान पर शहर की ओर चलना बंद नहीं किया। उसकी दुष्ट हंसी बंद नहीं हुई क्योंकि वह आत्माओं के निरर्थक संघर्ष का आनंद ले रहा था। केक, क्या हम इसमें थोड़ा मसाला डालें? उसने अपनी उंगलियां चटकाईं।
जादुई चक्र की दूसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर दिखाई दी। स्टैक्ड इफेक्ट के साथ इन्फर्नो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ले ने बैरियर को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जब अचानक नरक की आग और तेज हो गई तो उसने बैरियर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। जब शहर पर आग की लपटों का तूफान आया तो उसके शिष्य कांप उठे। उसके बाद शहर से कई छोटी लेकिन दर्दनाक चीखें निकली। क्या इसके लिए केवल 2 स्टैक की आवश्यकता थी? क्या वे वास्तव में इतने कमजोर थे? काले वस्त्र पहने कंकालनुमा आकृति ने शहर की ओर बड़ी निराशा से देखा। वह किसी भी समय जादुई चक्र के साथ ढेर बना सकता था। उसने एक बड़े चक्र से शुरुआत की थी क्योंकि वह उन्हें संघर्ष करते हुए देखना चाहता था और मजे करना चाहता था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मजा सिर्फ 2 जादुई घेरों के साथ ही खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये कमजोर लोग। काले वस्त्र पहने कंकाल ने निराशा में आह भरी। केक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का अंत है। उनकी रानी को मुझे कुछ मनोरंजन देने में सक्षम होना चाहिए। ... आग ने अपने पीछे विनाश के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। जब तक ये गायब हुई, शहर पहचान में नहीं आ रहा था। सभी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं और हर जगह जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस शहर की आम आत्माएं अभी सुरक्षित आश्रयों तक भी नहीं पहुंच पाई थीं कि नरक का कहर टूट पड़ा। शहर में मलबे के बीच एक छोटा और कमजोर अवरोध टिमटिमा रहा था। जल्द ही अवरोध भी गायब हो गया। मलबे से एक हाथ बाहर आया जिसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसने पत्थरों को एक तरफ कर दिया। मलबे से एक व्यक्ति बाहर निकला। अवरोध के बावजूद उसके शरीर के अधिकांश भाग पर जलने के निशान थे। लेया बर्बाद शहर में अकेला खड़ा था और चारों ओर तबाही को देख रहा था। उसके अलावा इस हमले में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। उनके सभी अधीनस्थ जो राजधानी शहर में लौटने और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने की बात कर रहे थे, वे चले गए। शहर में एक भी संरचना खड़ी नहीं बची। शहर का अधिकांश हिस्सा आग की लपटों से काला हो गया था, जो अपने पीछे विनाश के निशान छोड़ गई थी। केवल एक स्थानिक द्वार ही बचा रह गया था। ले को अपने दोस्तों के लिए शोक मनाने का भी समय नहीं मिला और वह कमजोर होकर पोर्टल की ओर बढ़ने लगा। सुरक्षा व्यवस्था ढह चुकी थी। उसे वापस लौटना पड़ा और दूसरी तरफ से द्वार बंद करना पड़ा। वह आक्रमणकारियों को शाही शहर तक नहीं पहुंचने दे सकता था। वास्तविक दुनिया में आत्माओं के पास आध्यात्मिक शरीर थे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वे वास्तव में मनुष्यों की तरह थे। उनके पास मांस था और वे मनुष्यों की तरह ही दर्द महसूस करते थे। लगातार जलने के दर्द के बावजूद ले अपने अधीनस्थों के बेजान शरीरों के बीच से भागते हुए पोर्टल की ओर भागा। जल्द ही वह द्वार पर पहुंच गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, किसी चीज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया और एक तरफ फेंक दिया गया। उसने तुरंत अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया और गिरने से बच गया। उसने अपना हथियार उठाया और उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए दौड़ा जिसने उसे पीछे खींचा था। लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, वह अचानक रुक गया। हाँ, कैसे तुम जीवित हो? एक पल के लिए ले की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे वापस खींचने वाला व्यक्ति उसका अधीनस्थ था। ये वही अधीनस्थ था जो उससे कह रहा था कि उसे पार्टी के बारे में कही गई अपनी बात वापस लेने की अनुमति नहीं है। ले को ये देखकर खुशी हुई कि वह अकेला जीवित व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वे बेजान और काली हो गई थीं। तुम्हें क्या हुआ? उसने पूछा। उसके चेहरे के भाव गहरे होते जा रहे थे। उसके मातहतों की आंखें भी वैसी ही थीं जैसी अतीत में आक्रमणकारियों की थीं। केक, मेरा उपहार कैसा है? ले जब उलझन में था तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वह पलटा और उसके चेहरे पर एक कंकाल दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर जीवित मांस था, जिससे उसके हाव भाव और भी अधिक बदल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस अवरोध के टूटने के बाद कोई भी जीवित बचेगा, लेकिन एक व्यक्ति बच गया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक उपहार देने का फैसला किया। ले के विकृत भावों को देखकर कंकाल हंस पड़ा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? उसने पूछा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। केक, तुम कितने लालची हो। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देता हूँ। उसने अपनी हड्डी वाली उंगलियां उठाई और हवा में एक और जादुई घेरा बनाया। लेकिन इस बार जादुई घेरा बिल्कुल काला था। ले के सामने जो दृश्य सामने आया वह उसके लिए और भी घिनौना था।
उसके चारों ओर जली हुई लाशें उठने लगी, उनकी आंखें भी काली और बेजान हो गईं। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को वापस ले आया। केक, क्या अब तुम खुश हो? अजीब कंकाल ने ठहाका लगाया। ले ने अपने अधीनस्थों को मृतकों में से उठते देखा। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि वे सिर्फ चलती फिरती लाशें नहीं थीं। यद्यपि वे निर्जीव थे, फिर भी उनमें कंकाल जादूगर के आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त बुद्धि थी। वे उसके अधीनस्थ थे, वे उसके मित्र थे। जब उसने देखा कि उनका इस हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका दिल बैठ गया। वे आत्मिक क्षेत्र में शांति चाहते थे, लेकिन मृत्यु में भी उन्हें शांति नहीं मिली। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनका क्रूर मजाक उड़ा रहा हो। इसे बंद करो, ले ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। उन्हें शांति से आराम करने दो। हाथ में तलवार लेकर वह कंकाल जादूगर की ओर उड़ चला, मानो वह इस बुराई को आत्मिक लोक से मिटा देना चाहता हो। के कंकाल की हंसी पूरे उजड़े हुए शहर में गूंज उठी, एक डरावनी आवाज जिसने ले की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन वह रुका नहीं। पलक झपकते ही वह नेक्रोमेंसर के सामने प्रकट हुआ और उसके शरीर पर प्रहार किया। मां कखन की तरह उसकी तलवार ने जादूगर के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। के दुर्भाग्य से जब उसने नेक्रोमेंसर को 2 हिस्सों में काटा, तब भी ठंडी आवाज जारी रही। इस बार ऐसा लग रहा था कि यह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। जिस शरीर को उसने 2 टुकड़ों में काटा था, उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया और पता चला कि यह वही अधीनस्थ है जिसने उसे द्वार में प्रवेश करने से रोका था। इस बीच नेक्रोमेंसर पोर्टल के सामने प्रकट हुआ और उसका सामना स्पिरिट वॉरियर से हुआ। और यहाँ मुझे लगा कि तुम दोनों दोस्त हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया। नेक्रोमेंसर कंकाल हंसा, इस आत्मा योद्धा के संघर्ष का हर पल का आनंद लेते हुए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले की पकड़ उसके हथियार पर मजबूत हो गई। उसे पता था कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह फिर से नेक्रोमेंसर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर से उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा। मरे हुए लोग उसके सामने एकत्र हो गए, उसका रास्ता रोक दिया और उसे कंकाल जादूगर तक पहुंचने से रोक दिया। ले ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की स्थिति में फंस जाएगा। नेक्रोमेंसर तक पहुंचने के लिए उसे अपने ही दोस्तों को मारना पड़ा। भले ही वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी झिझक थी। वह उनकी लाशों को ठीक से दफन भी नहीं कर सकता था। ये तो बोरिंग है। क्या तुम आगे बढ़ोगे या नहीं? अगर तुम मनोरंजक नहीं हो तो मैं कहीं और जाने का फैसला कर सकता हूं, नेक्रोमेंसर ने पोर्टल के करीब जाते हुए कहा। इसके साथ ही उसके और पोर्टल के बीच केवल कुछ कदम की दूरी रह गई। ले ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मरे हुए पर हमला कर दिया, जबकि वह बहुत दुखी था। जब ले ने अपने मरे हुओं को मारा तो कंकाल प्रसन्नता से देख रहा था। उसे अपने नए बनाए गए मरे हुओं के विनाश की परवाह नहीं था, बड़ी ही क्योंकि वे सिर्फ उसके द्वारा अस्थायी रूप से बनाए गए थे। उसके लिए वे इतने भी मजबूत नहीं थे कि वे ध्यान दे सकें। इसके बजाय उसकी रुचि ले में अधिक थी, जो इस शहर में एकमात्र जीवित व्यक्ति था। केक, एक सभ्य आत्मा। यह नरक के उद्घाटन के लिए अच्छी सामग्री होनी चाहिए। ले ने मरे हुओं को मार डाला। अपनी तलवार के हर वार के साथ उनका सड़ा हुआ खून उसके कपड़ों पर छलक आया। हर हमले के साथ वह नेक्रोमेंसर के करीब चला गया। हालांकि वह थका हुआ था, ले ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। सौभाग्य से एक मरे हुए को मारने के बाद वे फिर से जीवित नहीं हुए। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तव में नष्ट हो गए थे, या नेक्रोमेंसर नहीं चाहता था कि वे फिर से जीवित हो जाएं। उसके लिए सिर्फ यही मायने रखता था कि वह नेक्रोमेंसर के करीब पहुंच रहा था, जो अति आत्मविश्वासी था और पोर्टल में प्रवेश नहीं कर पाया था। उसके पास अभी भी एक मौका था। लाशों के समुद्र से गुजरने और उनके खून से सने होने के बाद ले अंततः नेक्रोमेंसर तक पहुंच गया। मरो, उसने आखिरी बार अपनी तलवार घुमाई और अपनी पूरी ताकत उस हमले में लगा दी। कंकाल जादूगर और भी जोर से हंसा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप निश्चित रूप से एक बेहतरीन सामग्री हैं। उसने अपना हड्डी वाला हाथ उठाया तो उसके चारों ओर एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। क्या? ले ने अविश्वास में देखते हुए हकलाते हुए कहा। एक उंगली, ... सिर्फ एक उंगली से उस आदमी ने अपनी तलवार को रोक लिया था। उसने अपनी तलवार की दिशा बदलकर पुनः हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक अन्य व्यक्ति ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। एक के बाद एक समूह से कई सड़े हुए हाथ निकले और उसके शरीर को पकड़कर उसकी हरकतों को रोकने लगे। किसी सामग्री को हथियार की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगा।
कंकाल जादूगर ने ले की तलवार पकड़ ली और उसे उससे छीन लिया। असहाय ले अविश्वास में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। वह द्वार के इतने करीब था, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन नरक में डूब रहा है। उसने सीमावर्ती शहर खो दिया था। उसने बैरियर खो दिया था। उसने अपने दोस्तों और अधीनस्थों को भी खो दिया था। और इतना सब होने के बाद भी वह अपना बदला भी नहीं ले सका। कंकाल जादूगर ने तलवार को एक तरफ फेंक दिया जो उसके लिए बेकार थी। उसने लेके माथे पर अपनी उंगली रखी। उसकी हड्डी इतनी नुकीली थी कि हल्का सा स्पर्श होते ही लेके माथे से खून बहने लगा। खून जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उसके माथे के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाने लगा। कंकाल जादूगर ने लेके अपने खून का इस्तेमाल करके एक गठन चक्र बनाया। जादुई चक्र पूरा होने पर लेके चारों ओर एक काला गोला दिखाई दिया। ले पूरी तरह से अंधेरे गोले से घिरा हुआ था जिसने उसे दुनिया की नजरों से छिपा दिया था। हर बीतते सेकंड के साथ अंधेरा गोला छोटा होता जा रहा था और आखिरकार वह गोल्फ की गेंद जितना छोटा हो गया। नेक्रोमेंसर ने वह छोटा सा काला गोला उठाया और अपनी जेब में रख लिया। शहर में किसी की जान न बख्शने के बाद वो पोर्टल की ओर मुड़ा। केक, चलो अब और सामग्री ढूंढते हैं। वह इस शहर पर आई एक आपदा थी और अब उसकी मंजिल बदल गई थी। मैं काफी उत्सुक हूँ। आप किस तरह की सामग्री होंगे? आप मुझे कितना मनोरंजन देंगे? जैसे ही वह द्वार में दाखिल हुआ, उसकी ठंडी और खौफनाक हंसी पीछे छूट गई। हितेश को ये तो पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन जब से वह पोर्टल से बाहर निकला था तब से टाइमर बहुत कम हो गया था। क्या उसने वास्तव में पोर्टल के अंदर जितना सोचा था उससे ज्यादा समय बिताया? उसे यकीन न ही था। सिर्फ एक बात साफ थी, अब उसके पास विकल्प चुनने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे थे। हितेश से जुड़ी शर्मनाक दुर्घटना के बाद स्पिरिट क्वीन ने खुद को संभाल लिया। वह पूरी तरह से हितेश को भी दोषी नहीं ठहरा सकती थी। ये भी आंशिक रूप से उसकी गलती थी कि उसने अपना संयम खो दिया था और गिरने वाली थी। वह चुपचाप अपनी उंगलियों को देखती रही जो अभी भी जहर से काली थी। और ये तब की बात है जब उसने पेंडेंट को छुआ भी नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ में एक आत्मिक खंजर बनाया। हितेश का ध्यान टाइमर की वजह से भटक गया था और वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या फैसला लेना है। हालांकि वह जल्द ही अपनी उलझन से बाहर आ गया। क्या ओह कि उसने अपनी आंखों के कोने में दृश्य को देखा। उसने देखा कि स्पिरिट क्वीन ने अपना खंजर घुमाया। इसके बाद खंजर ने एक टूटी हुई जगह छोड़ दी। हितेश ने हमला देखा। कुछ पल के लिए वह अचंभित रह गया। यह ऐसा हमला था जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ अंदर तक पहुंच गया था। क्या वह इस हमले से खुद को बचा पाएगा? वह सोच रहा था। सौभाग्य से हमला उस पर नहीं हुआ था। इसके बजाय स्पिरिट क्वीन ने अपने पूरे शरीर में जहर फैलने से पहले ही अपनी उंगलियां काट ली। हितेश को यह भी नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। इस महिला ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई बदलाव किए बिना अपनी उंगलियां काट ली। उसकी प्रतिक्रिया से हितेश को आशा हुआ कि वह महिला वास्तव में उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। अगर वह बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को चोट पहुंचा सकती है तो वह दूसरों के साथ क्या कर सकती है? उसकी कटी हुई उंगलियां जमीन पर गिरी और प्रकाश के कणों में बदल गईं जो नीचे घास के साथ मिलकर पोषण में बदल गईं। माँ, एस्टेलिना ने पुकारा। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की उंगलियों में जहर लगा दिया गया था। उसने हितेश को घूर कर देखा जिसने उसकी माँ को नुकसान पहुंचाया था। वह उसे यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वे उसके रहस्यों को उजागर कर सके जो दूसरी दुनिया में आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उसने उसकी माँ को नुकसान पहुंचाया। वह अब और शांत नहीं रह सकती थी। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना कुछ सोचे समझे उसने हितेश पर हमला कर दिया। रुको, मैंने नहीं किया। हितेश ने समुद्री ड्रैगन की रक्तरेखा का उपयोग करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और अधिक चुस्त हो गया और उसे हमले से बचने में मदद मिली। आत्मासार का एक शक्तिशाली ब्लेड सीधे उसके पास आया। हितेश ने ब्लेड को चकमा दिया, उसे खुद को छूने नहीं दिया। क्या? कैसे? हितेश को पूरा यकीन था कि उसने हमले को बड़ी सफाई से चकमा दे दिया है। दरअसल जब उसने हमला चकमा दिया तो उसके और हमले के बीच करीब 1 मीटर की दूरी थी। हमले का उसे छूने का भी कोई मौका नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि हमला उसे घायल करने में कामयाब रहा। उसके कंधे पर ब्लेड की आवाज सुनाई दी और उसके हाथ से खून बहने लगा। यहां तक कि महान दानव संप्रदाय से प्राप्त वस्त्र भी कोने से फटा हुआ था। हितेश को यकीन ही नहीं था कि आखिर उसे चोट कैसे लगी।
क्या उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया था? क्या हमला उससे कहीं ज्यादा नजदीक था जितना कि उसे लग रहा था? चयन हेतु शेष समय 39 सेकंड, 38 सेकंड। हर बीतते सेकंड के साथ समय खत्म होने के करीब पहुंच रहा था। उसके पास चयन करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय बचा था और स्थिति आदर्श से बहुत दूर थी। वह आत्मा रानी का ठीक से विश्लेषण भी नहीं कर पाया था कि वह क्या करे, लेकिन वह एक ऐसी महिला थी जो खुद को चोट पहुंचा सकती थी। क्या उस महिला को उससे प्यार करवाना वाकई संभव था? मरना। एस्टेलिना ने फिर हमला किया। उफ, ठीक है, मैं पहला विकल्प चुनता हूं, हितेश ने चुनाव करते हुए कहा। जीवित रहने के लिए उसे लड़ना पड़ा। अगर वह पेंडेंट की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह एस्टेलिना को मार भी सकता था। अपनी बेटी को पीटने के बाद मां को उससे प्यार करवाना असंभव था। इस समय तो एक ही विकल्प सूझ रहा था। अगर वह लड़ ही रहा था तो उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए था। उसके पास जहर के पेंडेंट से 2 हमले बचे थे। अगर वह एक ही हमले से इन लोगों के दिलों में डर पैदा कर सकता है तो यह अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है। हालांकि वह ये भी जानता था कि ऐसा करना जितना आसान है उतना कहना नहीं है। उसका पेंडेंट एक चमकदार हरे रंग की रोशनी में ऊपर उठने लगा जो उसके शरीर को भरने लगी। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा उसने समुद्री ड्रैगन राजकुमार से लड़ते समय महसूस किया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हमले में पेंडेंट का एक पूरा उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हितेश पेंडेंट का पूरा उपयोग करने वाला था उसने एस्टेलिना के पीछे स्पिरिट क्वीन को प्रकट होते देखा। उसने एस्टेलिना के कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस जमीन पर खींच लिया। बस बहुत हो गया। यह उसकी गलती नहीं थी। मैंने बिना कुछ जाने उस चीज को छूने की कोशिश की, स्पिरिट क्वीन ने अपनी बेटी को हमला करने से रोकते हुए कहा। हितेश आसमान में चुपचाप खड़ा रहा, उसके होंठ निराशा में फड़क रहे थे। उसने पहला विकल्प चुना था, ये सोचकर कि वे लड़ने जा रहे हैं। उसने सोचा कि उस समय कोई और बेहतर विकल्प नहीं था। अब जब वह तैयार था तो लड़ाई बस बंद हो गई। क्या वे मुझे परेशान कर रहे हैं? उसने सोचा। उसे कुछ बड़ी ही समझ नहीं आ रहा था। उसे क्या करना चाहिए था? क्या अब भी उन पर हमला करना चाहिए था? अब वह इस जगह को कैसे जीत सकता था? चयन हो चुका था और बाकी सारे विकल्प गायब हो चुके थे। वह कुछ और करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। एक बार फिर उसने खुद को असहज स्थिति में पाया। पहचान करना। उन्होंने आत्मा रानी पर अपनी पहचान कौशल का प्रयोग किया। नाम फेलोना। पहचान स्पिरिट क्वीन। रक्त रेखा कोई नहीं। आयु 961। संकुचित मानव कोई नहीं। अतिरिक्त जानकारी स्पिरिट क्वीन को स्पिरिट दायरे के इतिहास में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मैं अपनी बेटी के विचारहीन व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। जैसे कि हितेश को पहले से ही अविश्वास नहीं था, स्पिरिट क्वीन ने भी उससे विनम्रता से माफी मांगी। हितेश को इस पल खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। वह खुद को ऐसी स्थिति में कैसे पाया? हितेश के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या उसने जल्दबाजी में गलत चुनाव किया, या सिस्टम ने जानबूझकर चयन का समय कम कर दिया ताकि वह ये गलती करे? उसे यकीन नहीं था। उन्होंने तुरंत ही हमले की सक्रियता रोक दी क्योंकि वे उचित योजना बनाने से पहले अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। सौभाग्यवश चूंकि उसने आक्रमण नहीं किया था इसलिए इसे विष पेंडेंट के उपयोग के रूप में नहीं गिना गया। जहर का पेंडेंट। शेष उपयोग 2/3। उसने उस पेंडेंट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था जब उसने सी ड्रैगन प्रिंस को मारा था, और वह जानता था कि यह पेंडेंट कितना कीमती है और इसकी शक्ति से भरा हर हमला कितना कीमती है। उसके पास अब सुरक्षा का पेंडेंट या ताकत का पेंडेंट नहीं था। पेंडेंट सीरीज के पुरस्कारों में से उसके पास केवल जहर का पेंडेंट बचा था। यदि संभव हो तो वह इसका उपयोग तभी करना चाहते थे जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि इससे उन्हें यह विकल्प पूरा करने में मदद मिलेगी। यद्यपि उन्होंने काफी कौशल प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्हें किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली छिपे हुए कार्ड के रूप में नहीं गिना जा सकता था, विशेष रूप से एक अधिपति स्तर के खतरे के खिलाफ। जब बात उस पर आए तो वह केवल कुछ ही चीजें गिन सका जो उस परिदृश्य में उसके तुरूप का पत्ता होने के मानदंडों पर खरी उतरती थीं। उनमें से एक था जहर का ये पेंडेंट और दूसरा था अस्थायी रूप से सील खोलने वाला तावीज। वह जीवित रहने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होने की सीमाओं को भी जानता था। इसलिए वह हीरो अकादमी में जाकर ऐसी चीज ढूंढना चाहता था जो उसकी साधना को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन एक के बाद एक चीजें होती रहीं। हितेश के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे क्योंकि वह अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। क्या अभी जल्दबाजी करके हमला करना सही था, या फिर इस जगह के बारे में ज्यादा
जानकारी न होने की वजह से यह एक और गलती थी। फिलहाल उसने इस जगह को कुछ और देर तक देखने का फैसला किया। अब जब उसने एक विकल्प चुन लिया था तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस स्थिति में की गई गलती का छोटी ईसी भी अन्य चीज से अधिक घातक हो सकती है। वह अपनी गलतियों का शिकार नहीं बनना चाहता था। आखिरकार उसने पहले ही जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। हितेश ने अपनी आभा वापस ले ली। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसका पेंडेंट भी चमकना बंद हो गया। नीचे उतरते समय उसने अपनी नजरें आत्मा रानी से नहीं हटाईं, विशेषकर उसके हाथ पर ध्यान दिया। उसने जहर को अपने शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए अपनी उंगलियां काट ली। बड़ी ही थीं, लेकिन उनकी जगह नई उंगलियां उगने लगी थीं। उसके उपचार ने कुछ हद तक हितेश को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने मानव दुनिया में लोगों की तरह किसी उपचार औषधि या मंत्र का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कि यह आत्मा रानी के लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था। स्पिरिट क्वीन, जिसे ठंडा और निर्दयी माना जाता था, ने उससे माफी मांगी थी। इस बीच उसने एक ऐसा विकल्प चुना था जो आत्माओं को अपना दुश्मन बनाने से अलग नहीं था। इसके बारे में सोचते ही उसके सिर में दर्द होने लगा। शायद, बस शायद दूसरा विकल्प संभव हो। हितेश को आश्चर्य हुआ कि क्या स्पिरिट क्वीन के बारे में उसकी धारणाएं थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। उसने अपनी धारणा एस्टेलिना के शब्दों और व्यवहार पर आधारित की थी, ये भूलकर कि वे पूरी तरह से अलग अलग लोग थे। उसे सिस्टम के विकल्पों पर भी संदेह था। ज्यादातर समय उसे सबसे सामान्य दिखने वाले विकल्पों के पीछे छिपी हुई नरक स्तर की कठिनाई दी गई थी। उसने सोचा था कि दूसरा विकल्प भी वैसा ही है। दुर्भाग्य से उसे लग रहा था कि इस बार उसे उसके सिस्टम ने धोखा दिया होगा। इस बार नरक स्तर की कठिनाई एक ऐसे विकल्प के पीछे छिपी हुई थी जो पहली नज़र में सबसे कठिन लग रहा था। ये प्रणाली, क्या ये सचमुच संवेदनशील है? हितेश ने सोचा। हर बार जब उसे कोई विकल्प चुनने को कहा जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह किस बड़ी ही ऐसी चीज के साथ 4 आयामी शतरंज खेल रहा है जो उसकी समझ से परे है। जल्द ही स्पिरिट क्वीन की उंगलियां पूरी तरह से ठीक हो गईं। उसके हाथ को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कुछ मिनट पहले वहां उंगलियां नहीं थीं। जब हितेश स्पिरिट क्वीन के उपचार पर ध्यान दे रहा था तो उसने महसूस